मेरे हाथ में एक गुलाब के साथ एक निजी रहस्यमयी पल था। सिर्फ तब जब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बची थी, तभी वो फूल सच में खिल सकता था। मैं हमेशा अपनी आंखों से उस पल को देखने की तमन्ना करता था जब वो फूल अपनी पूरी खूबसूरती में खिलेगा। लेकिन हर बार उसने मुझे ठुकरा दिया, जब तक वो साल नहीं आया जब मेरे माँ बाप मर गए। वो मुझसे 12 साल बड़ी थी। उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए ले लिया और मेरी देखभाल की। उसने मुझे हद से ज़्यादा बिगाड़ा। मैं उस मेहरबानी का बदला अपने पूरे दिल और जिस्म से चुकाना चाहता था, लेकिन जब उसे मेरे असली एहसास का पता चला, विवियन लेन, वो औरत जो हमेशा मुझे गहरा प्यार करती थी, उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। ईथन, तुम हद पार कर चुके हो। एक ही रात में उसने मेरी तरफ दिखाई गई सारी परवाह वापस ले ली, फिर मुड़कर अपने लिए एक नया मंगेतर ढूंढ लिया। उसने मुझे उनकी शादी में शामिल होने पर भी मजबूर किया। अगले दिन मैंने चुपचाप अपनी कॉलेज की पसंद बदल दी। मैंने राजधानी से 5,000 मील से भी ज़्यादा दूर एक यूनिवर्सिटी चुनी। जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, सामने का दरवाज़ा अचानक खुल गया। मैंने सर घुमाया और देखा कि विवियन घर वापस आ गई थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। जब उसने मुझे देखा तब भी उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई, कुछ याद करते हुए उसके कदम अचानक रुक गए। फिर उसने मुझसे पूछा, आज एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है ना? क्या तुमने अपने फॉर्म भर ली? मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, मैं कर चुका हूँ। वो लग रही थी जैसे अपने अंदर की किसी अजीब अंधेरे को दबा रही हो। फिर उसने नज़र हटा ली और दोबारा पूछा, तुमने कोलंबिया चुना है ना? ये सवाल नहीं था बल्कि यकीन भरी बात थी। हमारा रिश्ता अब चाहे कितना भी खराब हो चुका हो और ठीक ना हो सके, लेकिन मेरा कोलंबिया चुनना एक ऐसी बात थी जिसे हम दोनों ने खामोशी से मान लिया था। कोलंबिया मुल्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो इसी शहर में थी। काफ़ी पहले विवियन ने कोलंबिया के पास एक फ्लैट खरीद लिया था। सब कुछ तैयार करके मेरा इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं वहाँ दाखिला लूँ और हम साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएं। चाहे अब उसका मंगेतर हो, फिर भी वो प्लान कभी नहीं बदला। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं चला जाऊँगा। मुझे उसकी बातों में यकीन महसूस हो रहा था। मेरी आंखों में एक पल के लिए गिल्ट चमका। लंबी खामोशी के बाद मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ। विवियन को इस जवाब पर हैरानी नहीं हुई। उसने बस हल्की सी आवाज़ निकाली और स्टडी की तरफ मुड़ गई। जाने से पहले उसने मुझे याद दिलाया, जब तक स्कूल शुरू नहीं होता, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा उसके असिस्टेंट के पास चले जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैं एक पल के लिए झिझका, कुछ कहने ही वाला था कि विवियन का फ़ोन अचानक बज उठा। उसने फ़ोन निकाला, स्क्रीन पर नाम देखा और उसका चेहरा तुरंत नर्म हो गया। ओह कॉनर, क्या हुआ? उसकी वो नर्म आवाज़ जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं सुनी थी। फिर वो जल्दी से स्टडी में चली गई, बिना मेरी तरफ दोबारा देखे। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन अब मैं सिर्फ मायूसी में सर झुका कर रह गया और अपने सारे अल्फाज वापस निकल गया। असल बात यह थी कि मैंने कोलंबिया बिल्कुल नहीं चुना था, बल्कि स्टैनफोर्ड, जो इस शहर से सबसे दूर था। जल्द ही मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद उसे खुश रहना चाहिए। मैंने अपने फ़ोन पर वक्त देखा। शिफ्ट होने में 60 दिन बाकी थे। मैंने अपनी काउंटडाउन ऐप खोली और इस जगह को छोड़ने के लिए 60 दिन का काउंटडाउन सेट कर दिया। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हर सेकंड और हर मिनट को वक्त के साथ गुजरते हुए देखते हुए मैं अचानक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। बस 60 दिन और फिर मैं उससे पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने फ़ोन रख दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। उस रात मैं ठीक से नहीं सोया और बहुत देर से उठा। मुंह धोने के बाद मैं नीचे डाइनिंग रूम में आया और देखा कि विवियन मेज़ पर बैठी थी। मैं एक पल के लिए रुक गया। आमतौर पर इस वक्त तक वो नाश्ता करके ऑफिस जा चुकी होती थी। मैंने जानबूझकर देर से उठना चुना था ताकि विवियन से सामना ना हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि वो अभी भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे नीचे आते देखकर विवियन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस खामोशी से मुझे देखा। उसकी आंखों में पेचीदा एहसास थे, जिनमें इल्ज़ाम भी था और दर्द भी, जैसे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आखिर में खामोश रह गई। चाहे तुम छुट्टी पर हो, फिर भी अपनी नींद का शेड्यूल ख़राब नहीं कर सकते। मैंने बहस नहीं की, बस फर्माबरदारी से सर हिला दिया और उससे थोड़ा दूर एक कुर्सी चुनी। वो फिर बोली, असिस्टेंट जल्दी ही यहाँ आएगा, तुम्हें स्कूल के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने ले जाने के लिए। मैंने फिर से खामोशी से सर हिला दिया। मेरी ये खामोशी विवियन की नज़र में आ गई। उसने महसूस किया कि मुझ में कुछ अजीब है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने पहले बोल दिया, भाभी, आज आप काम पर क्यों नहीं गई? क्या आप कॉनर के साथ डेट पर जाने वाली है? ये सुनते ही विवियन के चेहरे पर अभी की नरमियत अचानक बदल गई। उसकी आवाज़ बेइख्तियार ठंडी हो गई। ये तुम्हारा मामला नहीं है। उसकी ये अचानक सर्द भरी लहजा सुनकर मैं सख्त रह गया, लेकिन तुरंत बाद मुझे समझ आ गया कि उसने मेरे सवाल का मतलब गलत समझा। असल में अब मैं उसे सिर्फ अपनी भाभी के रूप में देखता था। ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा से पूछा था, इसमें कोई छुपा मतलब नहीं था। मैं समझाने ही वाला था कि कॉनर दरवाजे से अंदर आया। हम क्या बात कर रहे हैं? उसने एक नफीस शराफत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह।
ये सुनकर कि मैं स्कूल सप्लाइज की शॉपिंग करने जा रहा था, उसने खुद मुझे ले जाने की पेशकश की, जैसे वो वाकई एक परवाह करने वाला बड़ा हो जो अपने जूनियर का ख्याल रख रहा हो। विवियन ने तेवरियां चढ़ाईं जैसे वो मना करना चाहती हो। ये देखकर मैंने भी अपना सर हिला दिया। ये कहने ही वाला था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉनर ने पहले ही अपना सीना ठोक दिया, विवियन को यकीन दिलाते हुए। विवियन, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं ईथन का ब्रदर इन लॉ हूँ। मुझे थोड़ी सिंसियरिटी दिखाने दो। विवियन ने हामी भरते हुए सर हिलाया, फिर मेरी राय को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बस लाचार होकर कॉनर की तरफ देखा और कहा, तो फिर हम साथ चलेंगे। विवियन को मेरी पसंद पूछे बिना खुद ही राजी होते हुए देखकर मैंने अपना सर झुका लिया। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। मेरे पास उस इनकार को वापस निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था जो मेरे होठों से निकलने ही वाला था। खाना खत्म करने के बाद कॉनर और मैं विवियन के साथ शॉपिंग सेंटर गए। पहले कुछ स्कूल सप्लाईज खरीदे, फिर क्लोथिंग सेक्शन की तरफ गए और कुछ गर्म कपड़े चुने। मुझे विंटर क्लोथ सेक्शन में रुके हुए देखकर कॉनर थोड़ा हैरान लगा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, ईथन, मैंने सुना है तुम कोलंबिया में एनरोल्ड हो। वो स्कूल न्यूयॉर्क सिटी में है। वहाँ समर्स काफ़ी गर्म होती है और तुम समर में स्कूल शुरू कर रहे हो। तुम इतने सारे विंटर क्लोथ्स क्यों खरीद रहे हो? मैं एक पल के लिए रुका। ये सच है कि न्यूयॉर्क में समर्स बहुत गर्म होती है, लेकिन जिस स्कूल में मैंने एनरोल किया है वो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि एंकरेज में है, जो सबसे दूर का नॉर्दर्न सिटी है। वहाँ साल भर ठंड रहती है। मेरे उस जगह को चुनने की वजह ये थी क्योंकि स्टैनफोर्ड न्यूयॉर्क से सबसे दूर का स्कूल था और मेरे पास पहले से ही काफ़ी समर क्लोथ्स थे। इसलिए अब मैं पहले विंटर क्लोथ्स खरीद रहा हूँ। सब कुछ एक साथ खरीदने से बाद में परेशानी नहीं होती। मेरे एक्सप्रेशन काम रहे। मैंने बात को छुपाने के लिए ऐसे ही एक बहाना बना दिया। उन दोनों में से किसी को शक नहीं हुआ। शॉपिंग खत्म हुई। विवियन ने अपनी घड़ी देखी और देखा कि दोपहर हो चुकी है, तो उसने फैसला किया कि हमें पहले लंच कर लेना चाहिए। सब साथ में एक रेस्टोरेंट गए। विवियन ने मेन्यू पकड़ा और पूरी टेबल भर कर खाने का ऑर्डर दिया। जब डिशेज आईं, मैं एक ऑकवर्ड पोजीशन में था। पूरी टेबल स्पाइसी खाने से भरी थी, जो कॉनर को पसंद था। मेरा स्टमक सेंसिटिव था। मैं कभी स्पाइसी खाना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फिर भी कॉनर ने मुझे अपने बोल से सिर्फ सड़े सफ़ेद चावल खाते हुए देखा, तो वो मुस्कुराता रहा और मेरे बोल में खाना डालता रहा। एक के बाद एक पीस से मेरे बोल के सफ़ेद चावल चिली ऑयल से पूरे लाल हो गए। मेरे एक्सप्रेशन नाखुश हो गए। मुझे काफ़ी देर तक रुके हुए देखकर कॉनर दुखी दिखा और उसने ऑकवर्डली विवियन की तरफ देखा। क्या ईथन मुझे पसंद नहीं करता या ऐसा ही कुछ? वो मेरे फैमिली रेस्टोरेंट का कोई खाना नहीं छू रहा। विवियन ने सरसरी तौर पर मेरे बोल के खाने को देखा। उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने कहा, बचपना बंद करो, बस खाओ। उसकी आवाज़ में वो वार्निंग टोन सुनकर मैंने उसे गहरी नज़र से देखा और मेरे दिमाग में वो पुराने सारे पल घूमने लगे जब वो हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखती थी। मुझे अभी भी याद है जब एक बार मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया था और मुझे फीवर हो गया था। फिर मुझे वॉमिटिंग होने लगी। वो तुरंत मुझे आधी रात को हॉस्पिटल ले गई। पूरी रात जागकर मेरा ख्याल रखा और जब अगले दिन मेरा फीवर उतरा तभी उसने आखिरकार आराम किया। उस वक्त से विवियन ने ऑर्डर दे दिया था कि अब से घर में कोई स्पाइसी खाना अलाउ नहीं होगा। एक बार जब स्टाफ ने गलती से मेरे लिए गलत डिश बना दी थी, उसने पूरे किचन स्टाफ को निकाल दिया था। इतने सालों तक उसने वाकई मुझे बहुत ज़्यादा बिगाड़ा था, मगर अब सिर्फ कॉनर को खुश करने के लिए उसने स्पाइसी डिशेस से भरी टेबल को ऑर्डर दिया और मुझे खाने पर मजबूर किया। लेकिन आखिर में मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उसे खा लिया। जैसे ही वो मेरे मुंह को लगा, मैं मिर्च की वजह से खांसने लगा। फिर भी विवियन ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने देखा ही ना हो। जैसे ही उसने मुझे खाते हुए देखा, उसने अपनी नज़र फेर ली। उसका पूरा ध्यान कॉनर की तरफ था। उसका रवैया इतना दूर का था कि अपनेपन का कोई निशान तक नहीं बचा था। खाना खाने के बाद कॉनर ने वॉक पर जाने का मशवरा दिया। विवियन ने जाहिर है कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन मेरा पेट ऐसे लग रहा था जैसे जल रहा हो। मैंने बस उन्हें जाने का इशारा किया, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आ सकता। कॉनर को मेरे मना करने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो जिद करता रहा, चलो साथ में चलते हैं, ग्रुप को अलग मत करो। उसने हल्के से मेरे कंधे को खींचा। इस वक्त तक मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मेरे होठ फीके पड़ गए थे। मैंने कमज़ोरी से उसे मना किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, सच में नहीं जा सकता। मुझे ऐसा कहते हुए सुनकर कॉनर ने आखिरकार मुझे साथ ले जाने का ख्याल छोड़ दिया, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेंट लगा। क्या हमें पहले तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए? फिर ठीक उसी पल विवियन ने अपनी घड़ी देखी, फिर कहा, मैं ड्राइवर को उसे लेने के लिए फ़ोन कर देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वॉक पर चलूँगी।
उसके अल्फाज आखिरी कील की तरह थे, जिसने मुझे वहीं बैठने और इंतजार करने पर मजबूर कर दिया, ये कहते हुए कि वो थोड़ी देर में ड्राइवर को फ़ोन करेगी। फिर वो कॉनर को पास के पार्क में ले गई, लेकिन मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। जिस ड्राइवर का उसने मेंशन किया था वो कभी नहीं आया। आसमान और भी गहरा और काला होता गया। मैं कड़वाहट के साथ हंसा। इस नेबरहुड में बहुत कम कार्स हैं, एक राइड भी नहीं बुला सकता। कम से कम घर सिर्फ 2 मील दूर है। मैंने दर्द के बावजूद खुद को मजबूर किया और पैदल घर चला गया। जैसे ही मैं वापस पहुंचा, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बाथरूम की तरफ भागा और बहुत बुरी तरह वॉमिट की। मेडिसिन लेने के बाद और आराम करने के लिए सिंक के सहारे लेटे हुए मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे देखने के लिए खोला। वो एक फ़ोटो थी जो कॉनर ने भेजी थी। फ़ोटो में कॉनर और विवियन किस कर रहे थे। बहुत देर नहीं हुई थी कि फ़ोटो रिकॉल कर ली गई। फ़ौरन बाद कॉनर ने मैसेज किया, गलती से भेज दिया था, इस पर ध्यान मत देना। उस मैसेज को देखकर मैं हंसा। अगर ये पहले होता तो मेरा दिल पक्का टूट गया होता, लेकिन अब मैंने सिर्फ एक लाइन में रिप्लाई दिया, जब तक तुम दोनों खुश हो। अगले कुछ दिन विवियन घर नहीं आई और उन दिनों के दौरान मुझे वो मैसेजेस मिलते रहे जो कॉनर ने मुझे भेजे थे, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं उन सालों की हर चीज़ जमा करने में बिजी था जो विवियन ने मुझे दी थी। मैंने वो सब ऑर्गेनाइज किया और अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए पुराने घर को बेचने के लिए किसी को हायर किया। फिर वो सारे पैसे एक कार्ड में डिपॉजिट कर दिए। स्कूल शुरू होने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो कार्ड विवियन को उन सालों के रीपेमेंट के तौर पर दे सकूं जो उसने मेरी परवरिश की थी। सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास ट्यूशन के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने सुबह होने से पहले और अंधेरा होने के बाद घर आने तक कई जॉब्स करना शुरू कर दी। दिन में 3 जॉब्स, हर वो मुश्किल, गंदा और थका देने वाला काम करते हुए जो अवेलेबल था। सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं बहुत थका हुआ और कमज़ोर दिखने लगा। उस दिन जब मैं फूड डिलीवर कर रहा था, मुझे एक बर्थडे केक का ऑर्डर मिला। ऑर्डर पर दिए गए एड्रेस पर पहुंचकर मुझे पता चला कि ये कॉनर का विला था। तभी मुझे याद आया कि आज उसका बर्थडे था। मैं हिचकिचाया। मुझे पता नहीं था कि मुझे ये डिलीवर करना चाहिए या नहीं, लेकिन ऑर्डर लेट होने वाला था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी केक अंदर ले गया। पहचाने जाने से बचने के लिए अंदर जाने से पहले मैंने अपनी डिलीवरी कैप और मास्क पहन कर रखा। नॉक करने के बाद मैं कॉनर को साइन करने के लिए केक देने ही वाला था कि किसी ने कहीं से अपना पैर बाहर निकाला, जिससे मैं और केक दोनों जोर से ज़मीन पर गिर गए। केक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। कॉनर के कई दोस्तों ने अपनी नाक सिकोड़ी और डिस्गस्ट में पीछे हट गए। तुम किस तरह के डिलीवरी पर्सन हो? तुमने एक अच्छे भले केक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि किसी ने जानबूझकर मुझे गिराया है, लेकिन आसपास देखकर मैं जानता था कि कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ बार बार झुक सकता था और माफ़ी मांग सकता था, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। माफ़ी का क्या फ़ायदा? ये 7 फिगर्स की कीमत वाला एक कस्टम केक था। क्या तुम इसके पैसे देने की औकात रखते हो? उनकी आवाज़ में नफ़रत ने मेरा चेहरा गर्म कर दिया। इस वक्त मैं सच में अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ झुकता रहा और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तुम जैसा डिलीवरी पर्सन, अगर तुम खुद को बेच भी दो तब भी इस केक का 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकते। खैर, आज कॉनर का बर्थडे है, केक को वेस्ट नहीं करते हैं। बस इस सारे केक को खा लो और हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। उन्हें तमाशा देखने के लिए जमा होते देखकर कॉनर सुलह कराने के लिए आगे बढ़ा। वो सारे पीसेज अब गंदे हो चुके हैं, ये सही नहीं है, लेकिन बाकी सब बस हंसने लगे। इसमें गलत क्या है? उसके जैसे किसी ने शायद पहले कभी इतना महंगा केक नहीं खाया होगा। कॉनर, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें ये समझना होगा कि उसने तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब कर दी। हम उससे पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, बस उसे दूसरों की चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। कॉनर मान गया और सर हिलाने लगा। ठीक है, ये सारा केक खा लो, फिर इस मेस को साफ कर देना। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले, विवियन अचानक घर के अंदर से बाहर आई। यहाँ क्या हो रहा है? वो जानी पहचानी आवाज़ मेरे ऊपर गूंजी। मैं घबरा गया, जल्दी से अपना सर और भी नीचे कर लिया, पहचाने जाने के डर से डरा हुआ। कई दोस्तों ने फ़ौरन कहानी को मिर्च मसाला लगाकर बताया, हर डिटेल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कॉनर, इस डर से कि विवियन परेशान हो जाएगी, जल्दी से बोला, हम अब उससे केक के पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि ये पूरा खा ले। इसे एक सबक समझो ताकि वो फ्यूचर में काम पर इतना क्लमजी ना रहे। विविन, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, है ना? विविन की नज़र सीधा मुझ पर पड़ी, जिसे मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया है। लेकिन अगले ही पल उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी,
बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मेरे सीने में तेज दर्द हुआ, लेकिन मैंने फिर भी अपना सर नहीं उठाया, बस खामोशी से सबकी नज़रें बर्दाश्त करता रहा और धीरे धीरे केक की तरफ रेंगने लगा। मैं अपने आसपास के लोगों का मजाकिया हंसी सुन सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया और उस केक का हर एक टुकड़ा खा लिया। उस दिन अपनी डिलीवरीज खत्म करने के बाद मैं अपने दर्द करते शरीर को खींचता हुआ घर गया और अपने कमरे में जाकर आराम करने ही वाला था। मैंने लाइट ऑन की और देखा कि विवियन लेन पहले से ही लिविंग रूम सोफा पर बैठी हुई थी। पूरा माहौल ठंडी टेंशन से भरा हुआ था। मुझे हल्का सा अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। मैंने धीरे से कहा, सिस्टर इन लॉ। तभी वो अचानक खड़ी हो गई और मेरी बात बीच में ही काट दी। तुम फूड डिलीवरी क्यों कर रहे थे? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देती? तो आखिरकार उसने मुझे पहचान ही लिया था। तो फिर उसने मुझसे वो केक क्यों खिलवाया? क्या ये सिर्फ कॉर्नर को खुश करने के लिए नहीं था? मैंने अपना सर झुकाए रखा और कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत ही उसकी आवाज़ फिर से गूंजी, और एक और बात, तुमने क्यों बेचा वो पुराना घर और वो सारे गिफ्ट्स भी जो मैंने तुम्हें दिए थे? तुम क्या प्लान कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो ऐसा कुछ करने वाले? ये सुनकर मेरा दिल फिर से बैठ गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि विवियन को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। कुछ देर लड़खड़ाने के बाद आखिरकार मैंने इसे छुपाने के लिए एक वजह ढूंढ ली। मुझे बस लगा कि वो चीज़ें अब ज़रूरी नहीं है, उन्हें पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें बेच दिया। कितना बेकार बहाना था। विवियन ने एक सेकंड के लिए भी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो मुझसे सवाल पूछना जारी रखने वाली थी, उसका फ़ोन बजा। उसने इसे देखने के लिए निकाला। ये कॉर्नर की कॉल थी। विवियन का अब मुझसे इंटेरोगेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं रहा। दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने उसकी जाती हुई शक्ल को देखा। ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे निराश होना चाहिए या सुकून महसूस करना चाहिए, क्योंकि अब विवियन का पूरा ध्यान कॉर्नर पर था, ताकि मैं खामोशी से अपना प्लान पूरा कर सकूं। अगली सुबह अपना चेहरा धोने के बाद मैं नीचे आया और असिस्टेंट शेन ने मुझे एक गोल्ड कार्ड थमा दिया। यंग मास्टर, ये डायरेक्टर लेन की तरफ से है। उन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। इससे पहले कि मैं मना कर पाता, उसने पहले ही कार्ड मेरे हाथ में रख दिया था। फिर वो विला से चला गया और मुझे वहां खड़े कार्ड को घूरते हुए छोड़ गया। आखिरकार मैंने वो कार्ड ले लिया, लेकिन इसे संभाल कर नहीं रखा। इसके बजाय इसे उस कार्ड के साथ रख दिया जो मैं विवियन को वापस करने का प्लान कर रहा था, ताकि दोनों को बाद में एक साथ वापस कर सकूं। बस उन्हें वापस देने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी एक्स्ट्रा जॉब्स करना बंद नहीं की, क्योंकि मेरी ट्यूशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि इस बार जब मैं गया तो मैंने इसे विवियन से छुपाया। उस पूरे वक्त के दौरान वो कॉर्नर का ख्याल रखने में बिजी थी, जल्दी निकलती थी और देर से घर आती थी, जिसने मुझे अपने मामले संभालने के लिए काफ़ी वक्त दे दिया। एक हफ्ते बाद एक शाम मैं क्लास रीयूनियन में जाने के लिए तैयार हो रहा था। विला से निकल ही रहा था जब मेरी मुलाकात विवियन और कॉर्नर दोनों से हुई, जो घर आ रहे थे। वो दोनों, तुम इतनी देर से कहाँ जा रहे हो? उसका पूछना सुनकर मैंने इसे नहीं छुपाया। क्लास रीयूनियन। विवियन ने रिफ्लेक्सिवली एतराज़ करना शुरू किया, लेकिन कॉर्नर तुरंत बीच बचाव के लिए आ गया। बच्चों को अपनी सोशल लाइफ्स की ज़रूरत होती है। क्लासमेट्स के साथ भला क्या हो सकता है? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम बस उसके साथ चल सकते हैं। कॉर्नर का सजेशन सुनकर विवियन ने थोड़ा सा सर हिलाया। अगर तुम जाना चाहते हो तो हम भी साथ चलेंगे। बच्चों का एक ग्रुप इतनी देर तक बाहर रहे, ये कैसा लगेगा? ना चाहते हुए भी मैं उन्हें साथ ले आया। जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम में कदम रखा, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स ने तुरंत मुझे घेर लिया। ईथन, कंग्रेचुलेशंस। मैंने सुना है तुम्हारा स्टैनफोर्ड में एडमिशन हो गया है। मेरे दोस्त की बधाई खत्म होनी भी नहीं थी कि मैंने जल्दी से उन्हें रोक दिया। तुम लोग कौन से स्कूल्स में गए हो? मुझे थोड़ा सा सर हिलाते देखकर मेरे दोस्त थोड़े कंफ्यूज लगे, लेकिन फिर भी पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। हमारे स्कूल्स इतने हाई नहीं थे, इसीलिए हमने शहर में ही रहने का फैसला किया। यहाँ लोकल ही एक यूनिवर्सिटी चुन ली। मेरा क्या, मैं तो बस अपने पेरेंट्स के अरेंजमेंट्स को ही फॉलो कर सकता हूँ। अभी के लिए पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। मैंने उन दोनों के गले में हाथ डाला और प्राइवेट रूम में चला गया, रिफ्लेक्सिवली पीछे विवियन की तरफ देखते हुए। उसकी नज़रें बर्फ की तरह ठंडी थी, बिना एक शब्द बोले मुझे घूरती रहीं। वो देखकर मैं ये नहीं बता सकता था कि उसने मेरे दोस्तों की बात सुनी या नहीं, बस खामोशी से उम्मीद ही कर सकता था
कि उसने साफ नहीं सुना होगा। मुझे देखते हुए विवियन ने आखिर में फिर भी कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम प्राइवेट रूम में गए, वो पहले बोली, आज रात का ये खाना मेरी तरफ से है। उन शब्दों ने तुरंत खुशी की लहर दौड़ा दी। ईथन, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बहुत गॉर्जियस और कूल है। मैं दुआ करता हूँ कि मुझे भी ऐसी ही सिस्टर इन लॉ मिले। ऐसी तारीफें आती रहें। अगर ये पहले होता तो मुझे यकीनन बहुत गर्व होता, जैसे वो सीधा मेरी तारीफ कर रहे हो। और मैंने ये भी कह दिया होता, मेरी सिस्टर इन लॉ दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत इंसान है। लेकिन अब मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। गैदरिंग के दौरान, शायद इसीलिए क्योंकि वो स्टनिंग कपल बहुत कैप्टिवेटिंग था, या शायद इसीलिए क्योंकि विवियन और कॉनर सच में बहुत अफेक्शनेट थे, मेरे सारे क्लासमेट्स का ध्यान उनकी तरफ चला गया। पार्टी में हर कोई जलन भरी नज़रों से देख रहा था। ईथन, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अच्छी है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे भी कोई ऐसा ही चाहिए। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल एक गॉडेस हैं। मैं भी। हर कोई बीच में बोलने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कमेंट ने विवियन के एक्सप्रेशन बदल दिए। अचानक उनका चेहरा उतर गया। तुम्हारी उम्र में तुम्हें मेरे जैसा कोई ढूंढने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें अपनी उम्र के लोगों को ढूंढना चाहिए। ये कहने के बाद उनकी नज़रें या तो अनजाने में या जानबूझकर मुझ पर पड़ी। कमरे का माहौल जैसे थम सा गया। मैं समझ गया था कि उनकी नज़रों का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। बात को संभालने की कोशिश करते हुए, सिस्टर इन लॉ, ये लोग बस मेरे साथ मज़े करने के लिए यहाँ हैं। इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एंजॉय करते हैं। सामने वाली स्क्रीन पर अब भी म्यूजिक चल रहा था। ये सुनकर हर कोई धीरे धीरे बीच में बोलने लगा। सही है। ये पहला गाना मैंने चुना है। हाल ही में कोई नया गाना नहीं सीखा है, इसलिए मैंने वही पुराना चुना जो मुझे पहले से पता है। एक तरफा प्यार एक ही इंसान तक होता है। मैंने माइक पकड़ा और धुन के साथ गाने लगा। मेरी आवाज़ में थोड़ा दर्द था। गाना ख़त्म करने के बाद हर कोई मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ईथन, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुमने तो एक तरफा प्यार का दर्द ही बयान कर दिया। जब एक तरफा प्यार के बारे में पूछा गया, ईथन, वैसे भी तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। तुम उस इंसान से कन्फेस क्यों नहीं करते जिसे तुम पसंद करते हो? वर्क क्या पता तुम उन्हें दोबारा कब देखोगे। अगर तुमने मौका गवा दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। तुरंत मैंने विविन की तरफ देखा, फिर जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली और अपना सर हिलाया। मैं किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी बातों से उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसके बजाय सब लोग और भी ज़्यादा बातें करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी को पसंद नहीं करते? उस वक्त स्कूल के बाद तुम हमेशा स्केचिंग करते रहते थे। मैंने तुम्हें एक लड़की की ड्राइंग बनाते हुए देखा था। हाँ, मैंने तुम्हें लव लेटर्स लिखते हुए भी देखा था। यहाँ तक कि मेरा डेस्कमेट भी साथ देने के लिए भाग कर आया। सबने मुझे चढ़ाया और कहा कि शर्माओ मत। मैंने तुम्हारी नोटबुक में भी देखा था। तुमने हर जगह उस इंसान का नाम लिखा हुआ था। मैं देखने ही वाला था, लेकिन तुम क्लास में सबसे तेज़ भाग गए। उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो और भी शोर मचाने लगे थे। वो चिल्लाते हुए डिमांड करने लगे कि मैं उसी वक्त कन्फेस करूं। वो तो मेरे फ़ोन के लिए भी लड़ने लगे। मैंने घबराहट में अपना फ़ोन ज़ोर से पकड़ लिया। उसी वक्त विविन अचानक खड़ी हो गई और एक बात कहकर निकल गई। मुझे कुछ काम है, इसलिए पहले जा रही हूँ। फिर वो कॉर्नर को कमरे से बाहर ले गई। उन्हें जाते हुए देखकर मैंने आखिरकार चैन की सांस ली, लेकिन मेरे क्लासमेट्स ने पहले ही मेरा फ़ोन छीन लिया था और मेरे कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन नंबर पर कॉल कर दिया था। मैंने जल्दी से फ़ोन वापस छीना और समझाने ही वाला था, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही विवियन लेन की धीमी और ठंडी आवाज़ आई। ईथन, मैं इस जन्म में तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगी। कॉल कटने की बीपिंग साउंड के साथ ही फ़ोन तुरंत बंद हो गया। उन बातों के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावा था। आखिरकार मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पहले बोला, हमारा ईथन बहुत अच्छा है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो अंधी है। सही है। अपने दोस्तों की तसल्ली भरी बातें सुनकर मैंने बस अपना सर झुकाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं अब उन्हें पसंद नहीं करूँगा। उस क्लास रियूनियन के बाद मैंने विवियन लेन को अगली बार लेन कॉरपोरेशन की एनिवर्सरी गाला तक नहीं देखा था, लेकिन पार्टी खत्म होने पर भी हमने एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। जब गेस्ट्स धीरे धीरे जाने लगे तो विवियन आखिरकार कॉर्नर को लेकर वहां आई जहां मैं कोने में अकेला बैठा था। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए ड्राइवर पहले मुझे घर छोड़ देगा। मैंने हल्का सा सर हिलाया और उन दोनों के पीछे चलने लगा। मैं कार में बैठ गया और खामोशी से कॉर्नर और विवियन की देर तक चलने वाली गुड बाय सुनता रहा। जब कार चलने लगी तो मैंने आखिरकार अपनी नज़र वापस गाड़ी के अंदर कर ली। विवियन को जाते हुए देखकर कॉर्नर ने आमतौर पर पूछा, ईथन, क्या तुम्हें किसी से प्यार है?
तुम्हारी उम्र में किसी पर क्रश होना बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे इस बारे में बताओ। कॉनर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे जब तक मैं जवाब ना दूं वो पूछता ही रहेगा। मजबूरन मैंने अपना सर हिला दिया। मुझे सर हिलाते देख कॉनर की आंखों में सिर्फ डिसबिलीव था। उसने बात जारी रखी, सच में? कोई नहीं, तो क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मैं तुम्हें किसी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊं? नहीं शुक्रिया, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मना कर दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि अब हमारे बीच उसे मेरी लव लाइफ में दखल देने का कोई हक है, लेकिन अगले ही सेकंड कॉनर चला गया। सच में ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा है तुम अपने दिल में किसी को छुपा रहे हो जिसका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है? ईथन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी ही सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसे गंदे ख्याल रखते हो। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारे माँ बाप जमीन के नीचे तुम जैसा बेटा होने पर पछताते होंगे। कॉनर हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ मैलिस चमक रही थी। उसके कांटों जैसे चुभने वाले शब्द से मेरा चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। मैं समझाना चाहता था, जो वो कह रहा था उसे झुठलाना चाहता था, मगर उसी वक्त ब्रेक्स की कान फोड़ देने वाली स्क्रीच सुनाई दी। मेरा शरीर इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ झटका खाया। हम दोनों एक साथ आगे की तरफ झुके, फिर अपनी सीट बेल्ट्स की वजह से पीछे झटके से गिरे। कॉनर ने गुस्से में अपना सर उठाया। वो पूछने ही वाला था कि यह किस तरह की ड्राइविंग है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक को सीधा अपनी तरफ आते देखा। ड्राइवर ने बचने के लिए तेजी से स्वर्व किया, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाया और गार्ड रेल से जा टकराया। बस एक थंडरस क्रैश हुई, कार पलट गई और जमीन पर जा गिरी। कॉनर और मैं उस वायलेंट इम्पैक्ट से तुरंत बेहोश हो गए। जब मुझमें थोड़ी सी अवेयरनेस बाकी थी, मेरी आंखों के सामने सब कुछ खून के रंग जैसा था। मेरे शरीर को एक स्ट्रेचर पर रखा गया और हॉस्पिटल के अंदर व्हील्ड किया गया। अपनी ब्लड विजन से मुझे पहली बार विवियन के चेहरे पर एक अजीब सी पैनिक दिखाई दी। मैंने देखा कि डॉक्टर उसके सामने कांपते हुए खड़ा था और कह रहा था, मिस लेन, हमने सबसे रिनाउंड प्रोफेसर राफेल को बुलाया है, मगर वो दोनों सर्जरीज एक साथ नहीं कर सकते। आपको फैसला करना होगा कि पहले किसे बचाया जाए। विवियन की आवाज़ धीमी और भारी सुनाई दी। जिस व्यक्ति का ऑपरेशन बाद में होगा उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? डॉक्टर की आवाज़ मुश्किल से भरी थी। दोनों पेशेंट्स के अंदर मेटल रॉड्स घुसी हुई हैं। जिसने बाद में ऑपरेशन करवाया वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिसेबल्ड हो सकता है। ये सुनकर विवियन बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि जब मैं फिर से बेहोश होने ही वाला था, मैंने आखिरकार उसका जवाब सुना, पहले कॉनर को बचाओ। ये कहने के बाद वो तुरंत पीछे चली गई जब कॉनर को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जा रहा था। जब तक कि वो मेरी नज़रों से बिल्कुल गायब नहीं हो गया, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आँख के कोने से एक आंसू गिरा। मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। उसमें सारी इमेजेस विवियन लेन की थीं। उसने मुझे पूरे 10 साल तक प्यार किया था। जब क्लासमेट्स मुझे बुली करते थे, वो मुझे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहती थी। उसने कभी मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। मुझे अक्सर रात को नाइटमेयर्स आते थे। जब मैं बुरी तरह कांपता था, वो मेरे कमरे में मुझे कंफर्ट करने आती थी और वही शब्द दोहराती थी, डरो मत, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ यहाँ है। एक बार सड़क पार करते वक्त एक कार ने मुझे टक्कर मार दी थी। वो तुरंत मुझे पकड़ने के लिए भागी थी। उस वक्त मैं बहुत खुश था। सिस्टर इन लॉ कितनी जल्दी आ गई। उनकी आंखों में टेंडरनेस थी जब उन्होंने कहा, क्योंकि ईथन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। लेकिन अब वही व्यक्ति जब 2 लोगों के बीच चुनने की बारी आई तो उसने मुझे बिल्कुल अबैंडन कर दिया। मैं पहले कॉनर को बचा रही हूँ, अब वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। सिस्टर इन लॉ, अब मैं आपका अकेला नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैं कब से अनकॉन्शियस था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास सिर्फ एक नर्स थी। मुझे जगा हुआ देखकर नर्स खुश हो गई। तुम आखिरकार जाग गए। जो आदमी तुम्हारे साथ आया था वो बहुत पहले जाग गया था, सिर्फ तुम ही अब तक होश में नहीं आए थे। मैंने अपने हाथ और पैर थोड़े हिलाए। दर्द महसूस हुआ, लेकिन अभी भी सेंसेशन थी। मैंने तुरंत चैन की सांस ली। मैं डिसेबल नहीं होना छोड़ दिया गया। हालांकि वो सुनकर नर्स भी भयभीत दिखी। ये सही है, बस थोड़ा सा और तुम अपना वो पैर खो देते। भाग्य से एक स्किल्ड डॉक्टर समय पर आ गया और तुम बच गए। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं सिर्फ इतना ही सोच सकता था, भगवान का धन्यवाद है, मेरा पैर अभी भी वही है। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने पूछा, विवियन लेन का क्या? नर्स ने इसे नहीं छुपाया, मुझे सीधा बताते हुए। उसकी आवाज़ में थोड़ी ईर्ष्या थी। मिस लेन पूरे समय बगल वाले कमरे में रही हैं।
उस आदमी के साथ निरंतर रह रही हैं। मैंने सुना है वो दोनों एंगेज्ड हैं। सच में एक प्रेमी जोड़ा। क्या तुम्हें अपनी सहायता के लिए मिस लेन को बुलाने की आवश्यकता है? मैं एक क्षण के लिए शांत रहा, फिर अपना सर हिलाया। आवश्यकता नहीं है, फिर कभी नहीं। अस्पताल में मेरे समय के दौरान विवियन मुझे एक बार भी देखने नहीं आई और मैंने भी उसके बारे में कभी नहीं पूछा जब तक कि वो दिन नहीं आ गया जब मैं डिस्चार्ज होने की तैयारी कर रहा था। विवियन ने अंततः कॉल किया। मैं हाल ही में इतनी व्यस्त रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकी। मैंने सुना है तुम आज डिस्चार्ज हो रहे हो। मैं असिस्टेंट से थोड़ी देर में तुम्हें घर ले जाने के लिए कहूँगी। मैंने बस एक बार हूँ किया और कुछ नहीं कहा, लेकिन विवियन ने अभी तक कॉल नहीं काटा था। मैंने सोचा उसके पास कहने के लिए कुछ और है, इसलिए मैंने उसके बोलने की प्रतीक्षा की। लेकिन कुछ सेकंड्स की हिचकिचाहट के बाद उसने सिर्फ मेरी दशा के बारे में पूछा, तुम्हारी रिकवरी कैसी है? मैंने उत्तर दिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम निश्चिंत रह सकती हो और कॉनर का ध्यान रख सकती हो। मेरे बारे में चिंता मत करो। मेरा उत्तर सुनकर विवियन ऐसा लगा जैसे कुछ समझाना चाहती हो। मैंने नहीं किया, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ से संपर्क टूटने की आवाज़ पहले ही गूंज चुकी थी। शहर छोड़ने से 3 दिन पहले मैंने पहले ही अपना सारा सामान पैक कर लिया था। ठीक तभी विवियन घर आई। उसने फर्श पर बड़े और छोटे बैग्स को देखा, पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? मैंने अंतिम वस्तु अपनी सूटकेस में रखी। मेरी आवाज़ शांत थी। स्कूल 3 दिन में प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं व्यवस्थित रहने के लिए पहले से पैक कर रहा हूँ। ये सुनकर विवियन के भाव घबराहट से चमके। शायद ही कभी दूसरा प्रश्न पूछा हो, क्या तुम्हें स्कूल के लिए इतना सब लाने की आवश्यकता है? मैंने सर हिलाया। हाँ, सब कुछ एक साथ लाना सुविधाजनक है, बाद में कठिनाई से बचाता है। मैंने उसके प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस लगेज को कमरे के कोने में ढंग से लगाया, फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। भाभी, स्कूल प्रारंभ होने से पहले क्या आप मेरे साथ भोजन कर सकती हैं? मैं आपके लिए डिनर पकाना चाहता हूँ। इतनी सरल सी प्रार्थना, लेकिन विवियन तुरंत सहमत नहीं हुई। वो एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर कहा, हम कभी भी खा सकते हैं, तुम इसी शहर में कॉलेज जा रहे हो। बाद में मैं भी स्कूल के समीप रहने चली जाऊंगी। इस तरह जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनमें एक दृढ़ता देखी जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। बस इस एक बार पर्याप्त है। उसने पूरे 5 वर्ष तक मुझे पाला है। मैं उसके लिए एक बार भोजन पकाना चाहता हूँ, एक अंतिम अलविदा के रूप में। विवियन ने मेरी तरफ देखा, अंततः मान गई। जो तुम चाहो। उस दिन से मैं कई अंतिम कार्यों को संभालने में व्यस्त था। विवियन क्या कर रही थी ये देखने का समय नहीं था, जब तक कि स्कूल प्रारंभ होने का दिन नहीं आ गया। मैंने आधा दिन एक पूरा उचित भोजन बनाने में बिताया, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर विवियन के घर आने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, विवियन अभी तक वापस नहीं आई थी। डाइनिंग टेबल को ठंडा होते हुए देख रहा था। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन 1 कॉल, फिर 2, फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। जैसे ही मैं फ़ोन नीचे रखने वाला था, अचानक एक टिंग की ध्वनि आई, एक मैसेज नोटिफिकेशन। मैंने इसे खोला, कॉनर द्वारा भेजा गया एक मैसेज देखा। प्रत्येक शब्द उकसावे से भरा हुआ। प्रतीक्षा करना बंद करो, मेरी प्रोफाइल चेक करो। मैं जम गया। प्रोफाइल इंटरफेस पर स्विच किया और वो नवीनतम फ़ोटो देखी जो कॉनर ने अभी पोस्ट की थी। फ़ोटो में वो व्यक्ति जिसने मेरे साथ घर आकर भोजन करने का वादा किया था, विवियन लेन, कॉनर के बगल में बैठी थी। बैकग्राउंड को देखते हुए ये एक रोमांटिक फ्रेंच रेस्टोरेंट प्रतीत हो रहा था। फ़ोटो में ताज़ा फूल, बलून्स, स्टेक्स थे। जो भी देखता उसे कहना पड़ता, क्या उत्तम जोड़ी है। परंतु अंत में वो फिर भी नहीं कर सका। मैंने उस पोस्ट को बहुत लंबे समय तक देखा, अंततः बस चुपचाप लाइक पर क्लिक किया, फिर एग्जिट कर दिया। कॉनर को फ्रेंड से डिलीट कर दिया, विवियन को भी फ्रेंड से डिलीट कर दिया, फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉग आउट किया। सब कुछ एक ही सांस में कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने अपने फ़ोन का सिम कार्ड निकाला, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और कचरे में फेंक दिया। आखिर में मैंने वो बैंक कार्ड निकाला जो मैंने बहुत पहले विवियन को वापस करने के लिए तैयार किया था, उस गोल्ड कार्ड के साथ जो उसने मुझे बाद में दिया था। दोनों को लिविंग रूम की सबसे साफ दिखने वाली जगह पर रखा, फिर ऊपर एक नोट रखा, अपने आखिरी शब्द छोड़ते हुए, सिस्टर इन लॉ, अब मैं इन एहसासात को जाने दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारी तरफ 999 कदम बढ़ाए। मुझे कोई पछतावा नहीं है।
उम्मीद है तुम्हें भी नहीं होगा। वो आखिरी लाइन लिखने के बाद मैंने उस विला की तरफ पलट कर देखा जहां मैं 10 साल रहा था। फिर अपना सूटकेस खींचा और बाहर निकल गया। सीधा एयरपोर्ट के लिए गाड़ी पकड़ी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विवियन लेन, अब से मैं तुम्हारे बिना एक नई जिंदगी में कदम रखूंगा। विवियन लेन तीसरे दिन की सुबह वापस आई। गाड़ी में बैठे हुए वो अब भी असिस्टेंट शेन को गिफ्ट्स का बॉक्स लाने की याद दिला रही थी। असिस्टेंट शेन, प्लीज़ वो सारे मॉडल सेट्स जो मैंने पहले खरीदे थे उन्हें विला तक पहुंचा दो। असिस्टेंट शेन ने जवाब दिया, जी। फ़ोन रखा और तुरंत तैयारी करने चला गया। जैसे ही विवियन ने विला में कदम रखा और डाइनिंग रूम के पास से गुजरी, उसने तुरंत टेबल पर पूरा खाना देखा जो अभी तक हटाया नहीं गया था। सजावट को देखकर लग रहा था कि ये वो डिशेस थीं जो वहाँ 2 पूरे दिन और रातों से रखी हुई थीं। उनमें अब उनके शुरुआती स्वाद का कोई निशान नहीं था और उनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उस पल में वो जम गई। एक पल के लिए जैसे उसने सच में मुझे डाइनिंग टेबल पर जिद से बैठे और इंतज़ार करते देखा हो। लेकिन आखिर में ये खाना बिल्कुल उस इंसान जैसा था जिसने इसे बनाया था, उस शख्स का इंतज़ार करने में नाकाम जिसे वो बुलाना चाहते थे। उसके अंदर अचानक एक तीखा दर्द उठा, लेकिन आखिर में वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई, सफाई के लिए जिम्मेदार हाउसकीपर को बुलाया और उन्हें वो सारा खाना तुरंत हटाने को कहा। अनजाने में उसने मेरा नाम पुकारा, ईथन, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसे याद आया, अब तक मैं ज़रूर स्कूल में होऊंगा। विवियन ने अपने सर को सहलाया, लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गई। अचानक नज़रें घुमाईं और सबसे साफ दिखने वाली जगह पर 2 बैंक कार्ड्स और एक नोट देखा। उसने नोट उठाया, लेकिन जब उसने उसमें लिखा हुआ पढ़ा, वो पूरी तरह जम गई। मैं अब जाने दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। विवियन का दिल अचानक घबराहट से भर गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और उस नंबर पर कॉल किया जो इतना जाना पहचाना था कि वो आंख बंद करके भी डायल कर सकती थी। लेकिन आखिर में उसने सिर्फ एक रोबोटिक औरत की आवाज़ सुनी जो बिना किसी एहसास के बोल रही थी, आपका डायल किया गया नंबर फ़िलहाल बंद है। वो वहाँ हैरान खड़ी रही, फिर मेरा चैट विंडो खोला और मैसेज किया, तुम कहाँ हो? लेकिन उसका सामना सिर्फ एक लाल एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ। एक ना बयान करने वाला गुस्सा तुरंत उसके सर पर चढ़ गया। उसने फ़ोन आगे फेंक दिया, तो अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, मुझसे रिश्ता तोड़ने का खेल खेलने की हिम्मत कर रहे हो? उसने फ़ोन उठाया, अपनी चाबियां पकड़ी और गुस्से में विला से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसका सामना असिस्टेंट शेन से हुआ जो अंदर एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आ रहा था। उस पल विवियन के चेहरे के भाव देखकर असिस्टेंट शेन अपनी जगह जम गया। असिस्टेंट शेन ने हिचकिचाते हुए आगे बढ़कर डायरेक्टर से पूछा, क्या मैं ये मॉडल वापस ले जाऊं? उसके मुंह से गुस्से से भरी आवाज़ निकली, ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि असिस्टेंट शेन सच में मॉडल वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है और मुड़ने वाला है, तो उसने असिस्टेंट शेन को वापस बुलाया। रुको, मॉडल सेट मुझे दे दो, तुम अकेले वापस जा सकते हो। उसका चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ गया था कि असिस्टेंट शेन की कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सामान देने के बाद वो जल्दी से विला से निकल गया, यहाँ तक कि विला के आंगन से भी बाहर चला गया। जबकि विवियन पागलपन में गाड़ी चलाते हुए कोलंबिया के पास वाले अपार्टमेंट पहुंची, मुझे ढूंढने और जवाब मांगने के पक्के इरादे से अंदर घुसते हुए। लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ किसी के रहने का कोई निशान तक नहीं था। तुरंत विवियन को इतना गुस्सा आया, वो हंसी, तो तुम्हारे सच में पर निकल आए हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए और गायब हो गए। अब तुम मेरे घर पर भी नहीं रहोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और कहाँ छुप सकते हो। जब विवियन कोलंबिया के प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची, ये बिल्कुल लंच ब्रेक का वक्त था। उसने एक पूरी लैबोरेटरी बिल्डिंग डोनेट कर दी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मैं किस क्लास में था और कहाँ रह रहा था। लगभग पूरी दोपहर ढूंढने के बाद प्रिंसिपल ने अपने माथे से पसीना पूछा। आखिरकार विवियन के सामने सर हिलाते हुए डायरेक्टर लेन, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन सच में मेरे पास उसकी फाइल नहीं है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि उसने हमारे स्कूल में रजिस्टर नहीं किया है और वो यहाँ नहीं पढ़ रहा है। ये सुनकर विवियन दंग रह गई। उसे अचानक वो नोट याद आया जो मैंने आखिर में छोड़ा था। मैंने कहा था कि मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन 2 महीने पहले जब उसने पूछा था कि क्या मैंने कोलंबिया में रजिस्टर किया है, तब उसने मैंने फोर्स्ड एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया था। अब जाकर उसे कुछ समझ आया, तो मैंने उस वक्त से ही उससे झूठ बोलना शुरू कर दिया था। तो जिस छोड़ने की बात मैंने की थी, उसका मतलब उसे पसंद करना छोड़ना था।
उसकी दुनिया से गायब होते हुए विविन एक चेयर पर गिर गई। क्या कहें ये ना समझते हुए डायरेक्टर लेन ने उसके पूरे वजूद से मेलंकॉली ऑरा निकलते हुए देखकर ध्यान से पूछा, डायरेक्टर लेन, वो लेबोरेटरी बिल्डिंग जिसका आपने वादा किया था वो अब भी काउंट्स करती है ना? वो एक मशीन की तरह खड़ी हुई, उस प्रिंसिपल को मना करते हुए जो उसके पीछे आने वाला था। वो बिल्डिंग, मैं अगले कुछ दिनों में किसी से इसे हैंडल करवा लूंगी। कोलंबिया का कैंपस छोड़ते हुए विविन ने अचानक अंदर एक खालीपन महसूस किया। साफ तौर पर कोलंबिया में रजिस्टर करना हमारे बीच एक वादा था। मैंने पढ़ाई में इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरे स्कोर्स कोलंबिया के करीब आ सके और मैं इस शहर में रह सकूं, उसके साथ रह सकूं। लेकिन मैं अचानक इस तरह क्यों बदल गया था? क्या मैंने सच में उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था? उस संभावना के बारे में सोचते हुए साफ तौर पर उसे रिलीव्ड महसूस होना चाहिए था, क्योंकि गोल आखिरकार पूरा हो गया था। लेकिन इस वक्त विविन बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर पा रही थी। वो अब भी यकीन नहीं करना चाहती थी। वो इंसान जिसने कभी जिद से कहा था कि उसे उसकी पर्सनालिटी पसंद है, जिसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, वो मैं था जिसकी आंखों में लाइट भरी थी और वो इतनी आसानी से छोड़ सकता था। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसे झूठ बोल रहा था ताकि वो अपनी गार्ड नीचे कर ले और फिर मैं उन दबाई हुई फीलिंग्स को वापस लेकर लौट आऊँगा। वही उम्मीद उसकी आंखों में फिर से जाग गई होगी। फिर जैसे कुछ याद आया हो, उसने परेशानी में अपना फ़ोन ढूंढा और दूसरा नंबर डायल किया। भले ही मैंने चुपके से अपने कॉलेज की चॉइस बदल दी थी, कोई तो होगा जिसे पता होगा कि मैं कहाँ गया था। मिस्टर ली, क्या आपको पता है कि इथन ने आखिरकार किस स्कूल में रजिस्टर किया है? दूसरी तरफ से होम रूम टीचर की कन्फ्यूजन से भरी आवाज़ आई। उसने स्टैनफोर्ड में रजिस्टर किया है। मुझे लगा उसने आपको पहले ही बता दिया होगा। ये सुनकर विविन फ्रोज हो गई। स्टैनफोर्ड? आखिर में मैंने इतनी दूर का स्कूल चुना, स्टैनफोर्ड तक इतनी दूर जाने का पक्का इरादा कर लिया। ये सोचते ही उसका दिल इरिटेशन से भर गया। क्या मैंने आप सबसे नहीं कहा था कि ये पक्का करे कि वो कोलंबिया में रजिस्टर करे? उसने खुद अपनी चॉइस बदल दी और आप में से किसी ने भी मुझे रिपोर्ट नहीं दी। विविन का इंटेरोगेटिंग टोन सुनकर होम रूम टीचर थोड़ा हंसा, फिर वही अल्फाज दोहराए जो मैंने कभी उससे कहे थे। उस वक्त उसने कहा था कि वो बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है, और उसने मुझे मना किया था कि आपको ना बताऊं। मुझे लगा कि आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है और जब आप दोनों कूल डाउन हो जाएंगे तो वो खुद आपको बता देगा। ये सुनकर विविन का गला अचानक भर आया। एक फाइट? क्या ये बिल्कुल वही नहीं है जो अब हो रहा है? लेकिन अब भी उसे ये नहीं पता था कि मेरे अचानक गायब होने की वजह क्या थी। लेकिन ये जानने के बाद कि मैं कहाँ था, विविन और कुछ नहीं बोलना चाहती थी। फैसले के साथ फ़ोन काट दिया, फिर फ़ौरन असिस्टेंट चेन को कॉल किया। मेरे लिए एंकरेज की एक फ़्लाइट बुक करो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। डेस्टिनेशन के बारे में सुनकर असिस्टेंट चेन थोड़ा हैरान था। लेकिन डायरेक्टर, कल सुबह आपकी एक मीटिंग है। असिस्टेंट चेन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विविन ने चिढ़ते हुए उसकी बात काट दी। अगर कोई मीटिंग है तो उसे रीशेड्यूल करो, बस पहले फ़्लाइट बुक करो, किसी और चीज़ में इंटरफेयर मत करो। फ़ोन कटने के थोड़ी देर बाद ही विविन को एंकरेज की फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन मिल गई। डिपार्चर टाइम 2 घंटे दूर था। उसने अब और हेजिटेट नहीं किया, सीधा कार में एयरपोर्ट चली गई। जब तक वो एंकरेज में लैंड हुई तब तक रात के 10 बज चुके थे। उसने एक टैक्सी ली और जब वो स्टैनफोर्ड पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। उसने एक पल के लिए अपनी वॉच देखी। आखिर में उसने तब भी मुझे तुरंत ढूंढने का फैसला नहीं किया, बल्कि पहले आराम करने के लिए कैंपस के पास एक होटल ढूंढा। रात के 11 बजे। अगर वो मुझे ढूंढ भी लेती तो मैं पहले ही सो चुका होता, तो कल तक इंतज़ार करना बेहतर होगा। इसलिए कल तक इंतज़ार करना बेहतर होगा। उस रात विवियन होटल के बिस्तर पर करवटें बदलती रही। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखें खुली रखी अगले दिन सुबह के 7 बजने तक वक्त को धीरे धीरे गुजरता देखती रही। ब्रेकफास्ट खरीदा, फिर सीधा स्टैनफोर्ड चली गई। एक बार फिर वही तरीका इस्तेमाल करके मेरी क्लास और डॉम का पता लगाया, फिर मुझे रोकने के लिए सीधा डॉम चली गई। इस वक्त स्टूडेंट्स ने अभी अभी मॉर्निंग स्टडी सेशन ख़त्म किया था। ब्रेकफास्ट खाने का वक्त था, फिर अपने कमरों में वापस लौट रहे थे। लेकिन मुझे कभी ब्रेकफास्ट खाना पसंद नहीं था। उसके देखे बिना मैं यकीनन ठीक से नहीं खाता, इसलिए वो ख़ास तौर पर मुझे मिलने के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स डॉम वापस लौट रहे थे। एक मैच्योर एलिगेंटली ड्रेस्ड औरत ब्रेकफास्ट लिए हुए उसकी तरह मेंस डॉम के नीचे खड़े होना बहुत ज़्यादा आई कैचिंग था।
वहां से गुजरने वाला हर कोई उसे क्यूरियस आंखों से घूरता रहा। मैंने अभी कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट खत्म किया था और डॉम वापस जा रहा था। जो मंजर मैंने देखा वो था विवियन स्टूडेंट्स की भीड़ से घिरी हुई थी। पहले तो क्योंकि मेरा व्यू ब्लॉक था, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया कि वो वही हैं और सीधा अपने कमरे की तरफ जाने वाला था। लेकिन क्योंकि मेरा रूममेट बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, वो इस कमोशन को देखने के लिए मुझे खींचने पर जिद करने लगा। और जब मैं करीब पहुंचा, मैंने विवियन को देखा, वो इंसान जिसे मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। ये देख करके वो वही है, मैं रिफ्लेक्सिवली पीछे हटना चाहता था। किसे पता था कि उसने मुझे पहले ही देख लिया है। मुझे जाने के लिए मुड़ते हुए देखकर किसे पता था कि उसने मुझे पहले ही देख लिया है। मुझे जाने के लिए मुड़ते हुए देखकर वो अपनी आवाज़ उठाए बिना नहीं रह सकी। लिटिल ईथन, रुको। विवियन ने सोचा कि उसकी आवाज़ सुनकर मैं रुक जाऊंगा। किसे पता था कि जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मेरे कदम और तेज हो गए। मेरे साथ के लोग थोड़ा कंफ्यूज लगे, इधर उधर देखते हुए। मुझे अमलन भागते हुए देखकर वो भी मेरे पीछे भागने के लिए जल्दी करने लगे। मजबूरन विवियन सिर्फ भीड़ से खुद को एक्सट्रिकेट कर सकी और हमारे पीछे भागी। आखिरकार जैसे ही मैं डॉम में कदम रखने वाला था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम क्यों भाग रहे हो? रुके जाने पर मैं आगे नहीं बढ़ सका। मैं थोड़ा हेल्पलेस था, लेकिन आखिर में फिर भी हार माननी पड़ी। अपने रूममेट्स को गुड बाय कहा, उनसे कहा कि पहले आगे चलो। फिर मैं मुड़ा, विवियन का सामना करते हुए धीरे से उसे एक बार पुकारा। मुझे आखिरकार रुका हुआ देखकर, लेकिन फिर भी उसे देखने से इनकार करते हुए, विवियन इतनी गुस्से में थी कि वो हंस पड़ी। तुम्हें अभी भी पता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? खुद से अपनी कॉलेज चॉइस बदलना और इतनी दूर जगह भाग आना और मेरे लिए 2 कार्ड्स और एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल नोट छोड़ना। तुम्हारे पर अब मजबूत हो गए हैं, है ना? खुद से उड़ना चाहते हो, क्या यही बात है? लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि उसके पूरा टायरेट ख़त्म करने के बाद मैंने सर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। मिस लेन, मैं इन 5 सालों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जो आपने मुझे पाला। इस बात के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि 5 सालों से आप मेरे लिए इतनी टॉलरेंट रही हैं। चाहे मैंने कुछ भी गलत किया हो, आपने कभी मुझे ब्लेम नहीं किया। मेरे पास आपको लौटाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने वो पुराना घर बेच दिया जो मेरे पेरेंट्स पीछे छोड़ गए थे, और वो सारे गिफ्ट्स जो आपने मुझे दिए थे, मैंने सब कुछ पैसे के लिए बेच दिया। वो सब उस कार्ड में है जो मैं पीछे छोड़ आया था, और वो गोल्ड कार्ड जो आपने बाद में दिया था मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बस यही है जो मैं आपको वापस कर सकता हूँ। पहले मैं चाइल्डिश था, आपको बहुत परेशानी दी, खासकर मेरे फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद। मैंने आपके लिए कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, लेकिन मैंने अब सब छोड़ दिया है मिस लेन। आप बेफिक्र रहें कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अब से मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा, आपको और परेशान नहीं करूंगा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य मैंने बहुत साफ तरीके से कहा, जैसे हर शब्द एक हैमर ब्लो हो जो उनके दिल पर जोर से लग रहा हो। उसने सिर्फ महसूस किया कि उसका दिमाग कियोस में उलझ गया है। मेरा हाथ पकड़े हुए हाथ अचानक सख्त हो गया, वही सवाल बार बार दोहराते हुए, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने उनका हाथ डॉज कर दिया। मिस लेन, मुझे लगता है मैंने अपनी बात बहुत साफ कर दी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से मैं आपको बहन नहीं कहूँगा, और हमारे बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं बचा है। रही बात उसकी जिसकी आपको हमेशा चिंता थी कि मैं आपसे लिपटा रहूँगा, वो अब और नहीं होगा। मिस लेन, मैं अब आपको और पसंद नहीं करूँगा। ये कहने के बाद मैंने उनके रिएक्शन की तरफ नहीं देखा, मुड़कर जाने लगा। कौन जानता था, उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने मुझे सुना ही ना हो, और पुकारा, ईथन, जैसे उन्होंने मेरी बातें सुनी ही ना हो। वो बुलाती रहीं, ईथन, ये ब्रेकफास्ट है जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे पता है तुम पक्का ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे, इसलिए मैं इसे जानबूझकर लाई हूँ। विवियन ने पैकेज्ड फूड मेरे सामने रखा। उनकी आंखों में आशा और विनती दोनों छुपी थी। मुझे सच में समझ नहीं आया कि वो ऐसी क्यों हो गई थी, लेकिन मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर भी अपना सर हिला दिया। ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करने की वो बुरी आदत बहुत पहले छोड़ दी थी। आपको ये खुद खा लेना चाहिए। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और चला गया। मैं बिल्कुल नहीं रुका, बस डॉम वापस आ गया। जब मेरे रूममेट्स ने मुझे घेर लिया, ईथन, वो नीचे कौन था? मैंने इसे नहीं छुपाया, उन्हें सीधा हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया।
मेरे मर चुके भाई की फियांसे और पिछले 5 साल से मेरी गार्डियन। लेकिन ये सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। फिर तुमने उन्हें अवॉइड क्यों किया? मैंने एक ज़बरदस्ती की स्माइल दी, लेकिन और कुछ नहीं कहा। बस साफ तौर पर समझाया, क्योंकि अब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ही वो शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरे रूममेट्स तुरंत हंसने लगे, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए। मैंने फिर से अपना सर हिलाया। ये ठीक है, आप लोग बस मेरे लिए कंसर्न थे। मॉर्निंग ब्रेक का टाइम ज़्यादा नहीं होता और मैं काफ़ी देर तक नीचे फंसा रहा था। मैं बस आराम करने के लिए बैठा ही था जब करीब 9 बज रहे थे। उनकी सुबह सबसे पहले क्लास थी। हर कोई जल्दी से तैयार हुआ और नीचे की तरफ चल दिया, लेक्चर हॉल की तरफ भागते हुए। जब हम वहां नीचे पहुंचे, विवियन अब भी डॉम के नीचे हैरान खड़ी थी, लेकिन उनके आसपास की भीड़ ज़्यादातर छट चुकी थी। सिर्फ कुछ न्यू कमर्स उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो सुंदर थी और कुछ मेल स्टूडेंट्स उन्हें जानना चाहते थे। जब मैं पास से गुजरा, एक मेल स्टूडेंट ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने अपना फ़ोन ऊपर किया। आप सुंदर है, क्या मुझे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? लेकिन विवियन ने हाँ कहा या नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं क्लास पहुंचने में बिजी था और परवाह करने का टाइम नहीं था। लेकिन जिस पल से मैं दिखा था, उनकी नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उन्होंने तुरंत मना नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या मैं सच में अब उन्हें पसंद नहीं करता। आखिर में मेरे कदम एक बार भी धीरे नहीं हुए। विवियन ने निराश होकर महसूस किया कि मैं सच में अब उन्हें पसंद नहीं करता। साफ है, ये वही जवाब था जिसका उन्होंने 2 साल से इंतज़ार किया था। इसी वजह से वो जानबूझकर दूसरे मर्दों के करीब गई, जानबूझकर मेरे सामने कॉनर के साथ अफेक्शन दिखाया और मुझसे लगातार कड़वे शब्द कहे कि वो इस जीवन में मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी। अब ये इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं था। इसके उलट बहुत दर्द हो रहा था। वो वजह नहीं ढूंढ पाई और अब उस मेल स्टूडेंट से बात करने का उनका मन नहीं था। बस चुपचाप कैंपस गेट से बाहर चली गई। स्टैनफोर्ड का गेट छोड़ने के तुरंत बाद उनके बैग में फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने इसे देखने के लिए बाहर निकाला। ये कॉनर था। पहले उन्होंने कॉनर के लिए मुझे कई बार छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैंने सच में उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें अब कॉनर से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ़ोन बार बार बजता रहा। उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, बस कॉल को अपने आप डिस्कनेक्ट होने दिया। फिर दोबारा बजने दिया, जब तक दूसरी तरफ वाले ने सब्र नहीं खो दिया और कॉल करना बंद नहीं कर दिया। विवियन ने इतनी जल्दी वापस आने का प्लान नहीं किया था, लेकिन एंकरेज में सिर्फ 2 दिन के बाद उन्हें पुराने मिस्टर लेन ने वापस बुला लिया। वो जल्दी से लेन परिवार के घर वापस गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम रखा, उन्होंने कॉनर को मिसेस लेन के बगल में बैठे देखा। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया। इतनी जल्दी वापस बुलाने पर? क्या हो रहा है विवियन? बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। मिसेस लेन ने बस उन्हें बैठने के लिए बुलाया ही था जब उन्होंने वो बात छेड़ दी जिसे वो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहती थी। कॉनर बहुत अच्छा लड़का है और वो वही फियांसे है जिसे तुमने खुद चुना था। माँ को लगता है कि अगले महीने की 10 तारीख एक अच्छा दिन है। क्यों नहीं, बस आगे बढ़ो और शादी कर लो। विवियन लेन और कॉनर अगले महीने की 10 तारीख को अपनी शादी करेंगे। शादी की खबर अगले दिन दोपहर को ट्रेंडिंग सर्चेज में आ गई। मैंने तीसरे दिन की शाम को विवियन को फिर से देखा, जो लंबी यात्रा की वजह से बेहाल लग रही थी। सच तो ये है कि मैं उसे देखना नहीं चाहता था, और भी ज़्यादा ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जाने के बाद, जो कि साफ तौर पर वही चाहती थी, और जब मैंने उसे पहले ही वो जवाब दे दिया था जो वो चाहती थी, तो वो अब भी क्यों बिना वजह यहाँ रुकी हुई थी। लेकिन वो जिद पर अड़ी डॉम के नीचे खड़ी रही। देखने वालों की भीड़ बढ़ती गई, जब तक कि डॉम सुपरवाइजर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे भीड़ को हटाना पड़ा और उसने विवियन को कम से कम 5 बार वहां से भगाया। आसमान धीरे धीरे काला होता गया। आखिर में स्टूडेंट्स आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए, लेकिन चाहे विवियन को कितनी ही बार भगाया गया हो, वो वहां से नहीं गई। सुपरवाइजर ने देखा कि वो नहीं सुनेगी और बेबसी में उसे वहां रहने दिया। वो रात के 10 बजे तक नीचे खड़ी रही। कमरे में वोंग ने खिड़की की दहलीज से नीचे देखा, फिर मुड़कर मेरे कंधे को धक्का दिया। वो अब भी वहां नीचे है। मैंने ऊपर देखने की जहमत नहीं की। अगर वो इंतज़ार करना चाहती है तो उसे करने दो। मैंने उसे वहां खड़ा नहीं किया था।
इसके बाद मैंने अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया, उन क्लब्स को देखा जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। आखिर में मैंने ड्रामा क्लब को चुना। अब तक 10:40 हो चुके थे। वोंग पहले अपना चेहरा धोने गया। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। आसमान काला हो चुका था, लेकिन नीचे की स्ट्रीट लाइट्स अब भी रोशन थीं, जैसे मुझे याद दिला रही हो विवियन अब भी नहीं गई थी, उस जिद्दी शक्ल को देखते हुए। मैंने धीरे से आह भरी और आखिरकार नीचे गया। तुम यहाँ फिर से क्या कर रही हो? उसके कान के पास एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। विवियन की आंखें चमक उठी, लेकिन मेरी बातें सुनकर वो चमक तुरंत खत्म हो गई। ईथन, क्या हमारे बीच वाकई ऐसा होना चाहिए? मैंने सीधा जवाब दिया। लेन फैमिली के पास वंशजों की कमी नहीं है। तुम्हें मेरे अपने पास रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भले ही मैंने अब सब छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो मैं इन जज्बातों को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? मैंने हर उस वजह को रोक दिया जो वो सोच सकती थी। वो काफ़ी देर तक खामोश रही। आखिर में सिर्फ एक कमज़ोर जुमला कह सकी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी वाकई उम्मीद करते हैं कि उनके पास बात करने के लिए कोई पोता हो? ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुमसे ये कहा है तो शायद वो सिर्फ गोद में खिलाने के लिए पोते पोतियाँ चाहते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। शायद अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उस शादी का जिक्र होने पर ही विवियन को याद आया कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या था। ईथन, मेरी बात सुनो, मैं कॉनर से शादी नहीं करना चाहती। उन अचानक कही गई बातों ने मुझे सुन्न कर दिया। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसका मतलब क्या था। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। मिस लेन, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें अपने फियांसे को बताना चाहिए, मुझे नहीं। आखिरकार तुम्हारी शादी कभी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। एक बार जब मैंने फैसला कर लिया है तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुम्हारे पास वापस भी नहीं आऊँगा। मिस लेन, प्लीज़ वापस चली जाओ। तुम्हारा फियांसे और परिवार अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं वहाँ और नहीं रुका, मुड़ा और ऊपर की तरफ चल दिया। लेकिन विवियन फिर भी एक सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। ईथन, क्या हम वाकई वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे? मेरी आवाज़ में दर्द की हल्की सी झलक थी। तुम कौन से वक्त में वापस जाना चाहती हो? जब मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम मुझे हमेशा दूर ढकेलती रही, खुद को उस तीखा खाना खाने पर मजबूर करना पड़ा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मीलों तक अकेले चलकर घर जाना पड़ा। जब मैं जख्मी था तो मुझे सबसे पहले अकेला छोड़ दिया गया। मेरा हर एक इल्ज़ाम उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह था जो उसकी रगों में खून को उबाल रहा था। वो अपना सर हिलाती रही और बार बार 3 शब्द दोहराती रही, ऐसा नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। या फिर उससे भी पहले के वक्त में चले, जब तुमने मुझसे इतना अच्छा बर्ताव किया। मैं उस टेंडरनेस में डूब गया, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ा। ना प्यार कर सका और ना पूछ सका। विवियन लेन, क्या तुम देख नहीं रही हो तुम कितनी क्रूअल रही हो? क्या अब ये इस तरह बेहतर नहीं है? मैंने तुम्हारी बात सुनी है, तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ दी है। सिर्फ तुम्हें छोड़कर ही मैं तुमसे हर्ट होना बंद कर सकता हूँ। अब और किसी दूसरे की प्रेफरेंसेस के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। अब और किसी और के लिए तुम्हारे द्वारा अबैंडन्ड नहीं होना पड़ेगा। सभी से प्यार, मेरी अपनी उम्र का कोई, एक नॉर्मल लाइफ जीना, क्या वो बेहतर नहीं है? सिर्फ इसी पल जब मैं उसके करीब गया, उसे वो मैसेजेस दिखाते हुए जो मेरे फ़ोन पर दिन ब दिन आ रहे थे, वो मैसेजेस जो कॉनर ने जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने के लिए भेजे थे, वो फ़ोटोज़ और सब कुछ जो उनके बीच हुआ था, और वो सब बताते हुए जो उसने सिर्फ मुझे हार मनवाने के लिए किया था। सिर्फ तभी विवियन ने सच में समझा कि सब कुछ मेरे लिए कितना क्रूअल रहा था। मुझे नहीं पता था ईथन, मुझे नहीं पता था उसने ये सब किया। नहीं पता था कि तुम्हें इतना दुख हो रहा था। उसके आंखों में प्लीडिंग दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई दुख नहीं था। अपने दिल की हर बात कहने के बाद मुझे सिर्फ बहुत रिलीव्ड महसूस हुआ। अब वो दर्द नहीं था जो मैंने कभी महसूस किया था। विवियन लेन, तुम अब भी नहीं समझ रही हो कि तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आई हो। इंतज़ार करो जब तक तुम सच में साफ तौर पर ये ना समझ जाओ कि मुझे ढूंढने का तुम्हारा पर्पस क्या है और तुम्हें किस तरह का आंसर चाहिए, तब मुझे ढूंढने आना। फिर मैंने सीधा विवियन की तरफ देखा। वो कहने के बाद मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। इस बार विवियन ने मेरा पीछा नहीं किया और ना ही वो रुकी। अगली सुबह मैं अपने अलार्म से जगा।
पहले वॉन्ग को जगाया, फिर बेड से उठकर जल्दी से अपना चेहरा धोया। वॉन्ग के ख़त्म करने का इंतज़ार किया और हम साथ निकल गए। डॉम से निकलते हुए मुझे विवियन कहीं भी नहीं दिखी। शायद वो पहले ही जा चुकी थी। मुझे सच में कोई परवाह नहीं थी। बस एक बार नज़र डाली, किसी को ना देखकर मैंने अपनी नज़र हटा ली। बस उम्मीद कर रहा था कि इस बार उसके जाने के बाद वो मेरी लाइफ में फिर से डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। मॉर्निंग क्लास सेल्फ स्टडी थी। कोई इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज नहीं कर रहा था। कल रात देर से सोए थे वॉन्ग और मुझे दोनों को पूरी नींद नहीं मिली थी, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने डेस्क पर गिर गए। क्लास खत्म होने तक हम दोनों ने काफ़ी नींद ले ली थी। अब हम पूरी तरह से जाग चुके हैं। हमारी कोई मॉर्निंग क्लासेस नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने ड्रामा क्लब के लिए रजिस्टर करने का फैसला किया था, वॉन्ग और मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया, फिर ड्रामा क्लब की बूथ की तरफ चले गए। स्कूल अभी हाल ही में शुरू हुआ था। सारे क्लब्स रिक्रूटिंग कर रहे थे। वहाँ एक स्पेशल स्ट्रीट भी बनी हुई थी। क्लब्स ने मेंबर्स रिक्रूट करने के लिए अपने बूथ्स लगाए थे। अंडर क्लासमैन को आते देखकर नए मेंबर्स रिक्रूट करने के इंचार्ज अपर क्लासमैन सब बहुत एंथुजियास्टिक थे, बिना रुके चिल्ला रहे थे। बास्केटबॉल क्लब मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है। कोई भी अंडर क्लासमैन इसे चेक करना आना चाहता है। एनिमे क्लब रिक्रूट कर रहा है। इन ब्यूटीफुल मॉडल्स को देखो, इन ब्रांड न्यू कॉस्प्ले आउटफिट्स को देखो। बस एनिमे क्लब ज्वाइन करो और तुम्हें इन्हें पाने का मौका मिलेगा। क्या तुम लोग ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? गॉर्जियस लोगों से भरा हुआ। क्या तुम स्टूडेंट गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहते हो? तुम खुद को डेवलप करोगे और एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स कमाओगे। वॉन्ग और मैंने पहले ही अपना टारगेट सेट कर लिया था। सीधा ड्रामा क्लब की तरफ बढ़े रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपने नाम लिखने के लिए। रिक्रूटमेंट के इंचार्ज अपर क्लासमैन ने हमें तुरंत देख लिया, 2 लोगों को साथ आते हुए नोटिस किया और उसकी आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ है। तुम्हारे जैसे 2 हैंडसम गाइज ड्रामा क्लब ज्वाइन करना यकीनन सही चॉइस है। वॉन्ग ने मुझे खींचा ड्रामा क्लब के बूथ के पास बैठी अपर क्लासमैन को देखते हुए। हर एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल थी। वो हंसा, फिर उस लड़की के करीब गया। हे, क्या हमारे क्लब के सारे मेंबर्स इतने ब्यूटीफुल हैं? क्या हम उन्हें परस्यू कर सकते हैं? लड़की ने गर्व से अपना सिर उठाया, गारंटी देने के लिए अपने सीने को थपथपाया कि हर कोई ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर तुम किसी को परस्यू करना चाहते हो तो ये अब भी फेट पर डिपेंड करता है। वॉन्ग ने समझते हुए सिर हिलाया। उसने इस बात का मतलब समझ लिया, जिसका मतलब था कि लड़के लड़कियों को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। ब्यूटीफुल लोग बस ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक प्रिटी लड़की के लिए मेहनत करना वर्थ इट है। एक हफ्ते बाद जब मैंने और वॉन्ग ने अपनी आखिरी आफ्टरनून क्लास खत्म की, डॉम वापस जाते हुए हमें क्लब ग्रुप चैट में एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि नए मेंबर्स को वेलकम करने के लिए इस साल की रिक्रूटमेंट खत्म हो गई है। आज रात सब लोग खाने के लिए जमा होंगे। लोकेशन कैंपस के पास थी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, उन्होंने एक प्राइवेट रूम रिजर्व किया था। वॉन्ग और मैं ना तो जल्दी पहुंचे और ना ही लेट। जब हमने कमरे में कदम रखा तो कुछ लोग पहले ही आ चुके थे। मैंने तुरंत उस लड़की को देखा जो पहले रिक्रूटमेंट की इंचार्ज थी और उससे ग्रीट करने की पहल की। जैंग जोंग चिन को वॉन्ग और मैं काफ़ी अच्छे से याद थे। हमें पहुंचता देख वो मुस्कुराई और हमारा इंट्रोडक्शन देने लगी। मेरा नाम जैंग जोंग चिन है। मैं ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और ये वाइस प्रेसिडेंट है। इनका नाम यी जावी है। बस एक रिमाइंडर, ये अभी भी सिंगल है। वो आखिरी बात साफ तौर पर एम्फसाइज की गई थी। इनका नाम यी जावी है। बस एक रिमाइंडर, ये अभी भी सिंगल है। ये कहते हुए उसने वॉन्ग की तरफ देखा, साफ तौर पर वॉन्ग से बात करते हुए। साफ था कि जैंग जोंग चिन को पहले की बात अभी भी याद थी, जब वॉन्ग ने पूछा था कि क्या क्लब की लड़कियों को परस्यू किया जा सकता है। लेकिन वॉन्ग की नज़र यी जावी पर थी। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत उसे ग्रीट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो यी, मेरा नाम वॉन्ग है। यी जावी ने पोलाइटली सर हिलाया, वॉन्ग से हाथ मिलाया और फिर तुरंत पीछे हट गई। उसके बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे कान थोड़े लाल हो गए। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे ग्रीट करने के लिए बोलते हुए, हेलो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे जी बुला सकते हो। मैं यी जावी की इस अचानक फ्रेंडलीनेस से थोड़ा घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। जब वॉन्ग मेरी मदद के लिए आया, जी, तो क्या मैं भी तुम्हें जी बुला सकता हूँ? यी जावी ने हल्के से सर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिर में इसे हाँ ही माना गया। 10 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद सब लोग आ चुके थे। सबने अचानक एक एक्स्ट्रा चेयर देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। जैंग जोंग चिन खड़ी हुई, एक बार हल्के से खांसी और मिस्टीरियस बनने का नाटक करने लगी। आज रात हमारी पार्टी में एक और मिस्ट्री गेस्ट है। आज से ये इंसान हमारे क्लब का इन्वेस्टर होगा। क्लब की सारी एक्टिविटीज़ की पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी। बेशक इसमें आज का खाना भी शामिल है। ये सुनकर सब लोग तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे।
सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। मेरे दिल में एक अजीब सा प्रेमोनेशन था, ये मिस्टीरियस इंसान शायद वही था जिसे मैं जानता हूँ। और जब विवियन लेन एक हाई एंड ड्रेस पहनकर अंदर आई तो वो प्रेमोनेशन सच साबित हुआ। मुझे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। विवियन ने कमरे में कदम रखा, बिना सोचे समझे मेरी तरफ आना चाहा, लेकिन सब लोग पहले ही बैठ चुके थे। अकेली खाली चेयर टेबल के हेड पर थी और मेरे बगल में पहले ही कोई बैठा था। उसने इन दोनों लोगों को पहचान लिया। एक मेरा रूममेट था और एक ड्रामा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगा। वो यी जाओवी से अपनी सीट छोड़ने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए। उसने मेरी तरफ देखा, इस उम्मीद में कि मैं खुद आगे बढ़कर ये सजेशन दूंगा, लेकिन जब वो पहली बार अंदर आई थी, उसे एक नज़र के अलावा मैंने उसकी तरफ फिर नहीं देखा। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद उसे पहले से तैयार की गई जगह पर ही बैठना पड़ा। हालांकि वो सिर्फ एक पल के लिए था, यूवी ने विवियन की नज़र को काफ़ी ध्यान से पकड़ लिया था। वो देख रही थी जब उसने मेरे लिए हल्के से फ्रूट जूस का एक ग्लास भरा और ग्लास देते हुए मेरे करीब आई, धीरे से पूछते हुए, डू यू नो द इन्वेस्टर? मैंने बहुत मजबूती से जवाब दिया, नहीं, लेकिन साफ था कि ये जाऊवी को उस जवाब पर यकीन नहीं हुआ। सबके आने के बाद खाना भी सर्व होना शुरू हो गया। ये जाऊवी बहुत अटेंटिव थी, हमेशा मेरी बातों और हरकतों पर ध्यान दे रही थी, थोड़ा थोड़ा करके मेरा ख्याल रख रही थी, खाना सर्व कर रही थी और पानी डाल रही थी। हालांकि मैं मना करता रहा, लेकिन वो फिर भी करती रही। क्लब के पुराने मेंबर्स ने यी जी का ये नर्म रूप पहले कभी नहीं देखा था और उसे वो टीज किए बिना नहीं रह सके। वोंग ने भी जानबूझकर कई बार बीच में दखल दिया। यी जावी ने बस प्यार से वोंग के लिए एक और पोर्शन तैयार कर दिया। उसकी इस नर्म ध्यान ने मुझे लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कुदरती तौर पर ऐसी ही है। जब तक कि एक और मेल स्टूडेंट ड्रिंक लेकर उसके पास नहीं आया, उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए। उसने बिल्कुल बिजनेस लाइक और तमीज़ वाला रवैया अपनाया, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा उसने मेरे साथ किया था। तभी मैं चौंक गया और मुझे एहसास हुआ कि वो नरमी सिर्फ मेरे लिए ही थी। वोंग ने भी यू जावी का रवैया नोटिस किया। वो मेरे करीब आने बिना नहीं रह सका। लगता है मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है। हालांकि वो धीरे से बोला, लेकिन फिर भी अपनी बातों में शरारत नहीं छुपा सका। मैं वोंग की छेड़खानी और यू जावी के ध्यान को संभालने में बिजी था, इसलिए मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो विवियन उस पूरे वक्त खामोश थी। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी। वोंग ने ध्यान दिया पर कुछ नहीं बोला, बस एक बार उसकी तरफ देखा। यी जावी ने भी ये महसूस किया, इसलिए वो और भी ज़्यादा जेंटलनेस से मुस्कुराई और उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। विवियन को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मैंने यी की नज़दीकी को बिल्कुल मना नहीं किया। वो पूरे पार्टी को देखते हुए जैसे खुद को टॉर्चर कर रही थी। जब जोंगचिन ने केटीवी जाने का सुझाव दिया, तब भी वो खुद को लगातार तकलीफ दे रही थी। वो भी पीछे पीछे चली आई। रिजर्व प्राइवेट रूम में पहुंचने पर विवियन फिर से एक कदम पीछे रह गई। वो अब भी मेरे बराबर वाली सीट नहीं ले पाई। आखिर में वो सिर्फ कमरे के एक कोने में अकेली बैठ सकी। मुझे दूसरों के साथ बातें करते और हंसते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद मेरे गाने की बारी आई। इस बार एक रोमांटिक बैलेड था। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस था। मैं मेलोडी के साथ गा रहा था। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, वोंग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। ईथन, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइजेज हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? वोंग की बात सुनकर मैंने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। अगले ही पल मेरे पास से एक मेलोडियस आवाज़ आई जो मेलोडी के साथ तालमेल बिठा रही थी, मेरे साथ डुएट गा रही थी। मैं मुड़ा यी को देखकर दंग रह गया। उस जेंटल चेहरे पर एक मुस्कान थी। कोने में बैठी विवियन ने मेरे चेहरे की मुस्कान को देखा और उसे ये थोड़ा ब्लाइंडिंग लगा। मेरे और उसके बीच की केमिस्ट्री ने उसका गला और भी ज़्यादा भारी कर दिया। उसने ध्यान से याद किया। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत लंबे समय से ऐसे नहीं मुस्कुराया था। जब मैं 16 साल का था, तब से उसने वो फीलिंग्स ढूंढ ली थी जो मैं छुपा रहा था। शौक से फ्यूरी तक, बिना किसी हिचकिचाहट के। उस आखिरी पतली वेर को फाड़ते हुए वो मुझे उन फीलिंग्स को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी, पर मैं उम्मीद से ज़्यादा स्टबर्न था। उसके बाद हर बार उन्हें छोड़ने से मना करता रहा। हर बार जब मैं उसके पास जाता, मैं बहुत सावधान रहता था। डर लगता था कि वो नाराज़ ना हो जाए। मुझे उसके साथ चलने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी वो हमेशा मेरे सामने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहती थी। विवियन को लगा कि इससे मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। फिर भी मैं पूरे 2 साल तक टिका रहा, और उन 2 सालों में उसने मुझे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था।
दिल की गहराइयों से एक जेन्युइन स्माइल फिर से। अब वो उम्मीद करती थी कि मैं उसके पास से ऐसे ही चला जाऊं ताकि मैं किसी और की तरफ बढ़ना शुरू कर सकूं, पर उसे रिग्रेट महसूस हुआ। एक गाना खत्म हुआ, ये और मैं साथ में बहुत ज़्यादा नेचुरल थे। डिनर की तरह अब कोई दबाव नहीं था। क्या मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट के तौर पर ऐड कर सकती हूँ? एक और लड़की की आवाज़ एक गलत मौके पर गूंजी। मैंने देखने के लिए मुड़ा। वो ड्रामा क्लब की एक वेटरन मेंबर थी। मैंने भी मना नहीं किया। आखिरकार हम क्लबमेट्स थे। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करना काम के लिए कन्वीनियंट था। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करना टच में रहने के लिए कन्वीनियंट था। गैदरिंग रात के लगभग 9 बजे तक चली और फिर खत्म हुई। जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम गया। जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि विवियन बाहर इंतजार कर रही थी। मैं रुका, पर मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस वहां से गुजर कर जाने की तैयारी कर रहा था, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, मुझे रिग्रेट है। मजबूरी में मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मेरी आंखों में वो खुशी नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। तो क्या? विवियन ने अपने दिल की कड़वाहट को दबाने की कोशिश की, समझाते हुए, ईथन, मैंने कॉनर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। पहले मैं बहुत कावर्डली थी। मुझे लगता था ये फीलिंग्स मोरालिटी के खिलाफ थी। सोसाइटी इसे कबूल नहीं करेगी। इसलिए मैंने खुद को किसी और को अपनाने के लिए मजबूर किया। तुम्हें मेरे लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ने पर मजबूर किया। मुझे लगता था कि इस तरह सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाएगा, पर मैं गलत थी। इस वक्त तक उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैंने एक बार कहा था तुम्हें अपनी उम्र के किसी लड़के को पसंद करना चाहिए, मुझे नहीं। पर अब मैं समझ गई हूं, मैं तुम्हारे किसी और से प्यार करने तक का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुमने अभी अभी मुझसे अपना प्यार वापस लिया है। किसी और औरत को तुम्हारे साथ देखकर मैं पहले ही बहुत अनईजी महसूस कर रही हूं। मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। ईथन, जिस इंसान को मैं सच में प्यार करती हूं वो तुम हो। मैं तुम्हें किसी और से प्यार करते हुए भी नहीं देख सकती। ईथन, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? विवियन बहुत कम रोती थी। मेरी याद में पहली बार उसे तब रोते हुए देखा था जब मैं अभी अभी लेन हाउस पहुंचा था। वो शुरू से मेरे लिए अच्छी नहीं रही थी। हर छोटी बात का ख्याल रखने वाली वैसी नहीं थी। उसे बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता था, और उसने अभी अभी कंपनी संभाली थी, इसलिए उसके पास मुझ पर ध्यान देने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी और के घर में रहते हुए मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे ठंड लग जाएगी। तेज बुखार था, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात मेरा बुखार इतना ज्यादा था कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं ठीक उसके सामने गिर गया। जब वो मेरे करीब आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे शरीर का टेम्परेचर कितना ज्यादा था। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेंटली इम्पेयर्ड हो जाता या फिर मेरी जान चली जाती। उस वक्त जब मेरी आंख खुली, पहला चेहरा जो मैंने देखा वो विवियन का था, जिसके चेहरे पर पछतावा और आंखें लाल थीं। और उस पल से, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वो मेरे लिए वक्त निकाल लेती थी। पहला इंसान जिसे मैंने देखा वो विवियन थी, जिसके चेहरे पर पछतावा और लाल आंखें थी। और उस पल से, चाहे कितनी भी बिजी हो, वो मेरे साथ रहने के लिए वक्त निकालती थी। उसने मुझे अच्छी तरह रखने की पूरी कोशिश की, मुझे अपना सहारा प्यार दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब से लेन हाउस ही मेरा घर था। लेकिन वादे आखिर में सिर्फ खाली वादे ही रह गए, और अब वो फिर से रो रही थी। मेरे सामने उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। वो मुझसे एक और मौका मांग रही थी। मैंने अंदर उसकी तरफ देखा। जैसे ही विवियन ने अपना नाम सुना, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में प्लीडिंग और उम्मीद थी जब उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ शक था। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों, ये जानते हुए भी कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ कॉर्नर की कही किसी बात की वजह से, क्या तुमने फिर भी मुझे वो स्पाइसी फूड खाने पर मजबूर किया जो मैं नहीं संभाल सकता था? वो कार एक्सीडेंट जो मेरा और कॉर्नर का हुआ था, उसमें तुमने उसे बचाना क्यों चुना, और उसके बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई? क्या तुम जानती हो एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ था? उसने कहा था कि मैं पागल हूं जो अपनी सिस्टर इन लॉ से प्यार करने की हिम्मत कर रहा हूं। उसने कहा था कि तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स गंदे ख्याल हैं विवियन, फिर भी आखिर में तुमने उसे ही चुना। मेरे 2 सवालों ने उसकी आंखों का भरोसा तोड़ दिया। वो जवाब नहीं दे सकी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विवियन अभी है।
पता नहीं उस वक्त उसकी क्या सोच थी कि उसने ऐसा किया। अगर वो चाहती थी कि मैं हार मान लूँ तो इसके और भी बहुत से तरीके थे। ऐसे 2 तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी जिसने मुझे इतना दुख पहुंचाया। उसे खामोश देखकर मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा। देखा तुमने, तुम भी जवाब नहीं दे सकती। विवियन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या तुम्हें बस मेरी आदत हो गई है हमेशा अपने साथ रहने की? मेरी आंखें हमेशा सिर्फ तुम्हें ही देखती थी। अब जब मैंने अचानक साथ छोड़ दिया है तो तुम्हें इसकी आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। विवियन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है ईथन, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले मैं पहले ही मुड़कर जा चुका था। मैं इतना करीब था कि वो मुझे सुन सकती थी, लेकिन मेरे कदम एक बार भी नहीं रुके। कुछ कदम चलने के बाद मैंने येजी को देखा। उसकी नज़र मेरे पीछे गई जहां विवियन थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नज़र हटा ली और मेरी तरफ मुड़ गई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मुझे पता था वो किस बारे में बात कर रही है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही वापस जा सकते हैं। मेरे जवाब में हम शब्द सुनकर येजियो अपने होठों की मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी। उसने सर हिलाते हुए कहा, ओके, फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। मैंने मना नहीं किया। प्राइवेट रूम में वापस आने पर वहां अब सिर्फ वांग बचा था। हमें वापस आता देख उसने येजियो का बैग उठाया और आगे बढ़ते हुए कहा, लेट्स गो। हम तीनों दूर और दूर चलते गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ विवियन ही वहां खड़ी रह गई, उस दिशा को देखते हुए जहां वो गए थे। साफ था कि बस कुछ कदम भागकर वो उन्हें पकड़ सकती थी। फिर भी विवियन को अचानक महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी वो इस दूरी को कभी खत्म नहीं कर पाएगी। डॉम वापस पहुंचने के बाद वांग समझदारी से पहले ऊपर चला गया, येजी और मेरे लिए प्राइवेट स्पेस छोड़कर। मेरे पास उसे रोकने का वक्त भी नहीं था। मैं बस लाचारी से येजियो की तरफ कंधे उचका सका। सॉरी, वांग ऐसा ही है। येई ने सर हिलाते हुए कहा, इट्स फाइन। वो बहुत समझदार थी। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। जब मैंने उसे हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा, क्या मैं तुम्हें ईथन कह सकती हूँ? मुझे सर हिलाते हुए देखकर उसने जारी रखा, ईथन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा कहेगी। मैं थोड़ा स्टन रह गया, लेकिन फिर तुरंत हंस पड़ा। मुझे लगा जब तुमने मुझे ईथन बुलाया तभी हम दोस्त बन गए थे। बस मैं ही समझने में थोड़ा स्लो था, अपनी बातों का मतलब समझते हुए। ये थोड़ी फ्लस्टर्ड दिखी, अपने बालों के कुछ लटें अपने कंधे के पीछे करते हुए बोली, तो फिर चलो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर ऐड करते हैं। हम बातों में इतने बिजी थे मैं भूल गई। मैंने रिफ्लेक्सिवली सर हिलाया और अपना फ़ोन निकालने ही वाला था, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो उसे खाली पाया। याद आया कि मैं अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ आया था, बाहर आते वक्त लाना भूल गया। ठीक उसी वक्त वांग हंसते हुए नीचे भागता हुआ आया और फ़ोन बिल्कुल मेरे हाथ में थमा दिया। फिर जैसे उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो, जल्दी से वापस ऊपर चला गया। मैंने उसकी जाती हुई शक्ल देखी और धीरे से हंसा। जी जुई के साथ कांटेक्ट एक्सचेंज करने के बाद मैंने उसे हाथ हिलाते हुए कहा, देर हो रही है, मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। यवी को सर हिलाते देखकर मैं मुड़ा और ऊपर की तरफ चल दिया, लेकिन लैंडिंग तक पहुंचते ही मैंने 3 लोगों को सीढ़ियों के कोने पर भीड़ लगाए छुपे हुए नीचे झांकते देखा, जो 4% डॉम रूम के थे। मेरे अलावा वो तीनों यहाँ इकट्ठे थे। मैं थोड़ा एग्जैस्परेटेड हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इतनी जल्दी ऊपर आते देखकर वो सब थोड़े फ्लस्टर्ड लग रहे थे, ऑकवर्डनेस कम करने के लिए इधर उधर देखते हुए। ओह, ये सीढ़ियाँ सच में सीढ़ियाँ है। आज रात का चांद सच में गोल है। वांग अब भी बाकियों के मुकाबले थोड़ा काम था। मैं पहले बहुत तेज भागा था, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। उसने कोई भी रैंडम एक्सक्यूज ढूंढ लिया। स्टैनफोर्ड के पास एक होटल में विवियन बेड के पास कारपेट पर गिरी हुई बैठी थी, पूरी तरह से खाली बोतलों से घिरी हुई। दोनों गाल लाल हो चुके थे। साफ तौर पर ड्रंक थी, लेकिन वो बार बार वाइन डालना और वाइन पीने की हरकत दोहरा रही थी। बाद में वाइन डालना बहुत ट्रबलसम लगा, तो उसने बस बोतल पकड़ी और लगातार पीने लगी। उसके पास रखा फोन बार बार जल रहा था, फिर बंद हो जाता, जब तक कि वो उस लगातार बजती घंटी से तंग नहीं आ गई। फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन क्योंकि उसकी विजन ब्लर्ड थी, उसकी आंखों के सामने डबल विजन दिख रहा था। कई कोशिशों के बाद वो इसे नहीं पकड़ पाई। आखिरकार वो इरिटेटेड हो गई और गुस्से में अपना हाथ चलाया। फोन उसने वायलेंटली फेंक दिया। बस एक क्रैश की आवाज आई और बजना तुरंत बंद हो गया। दुनिया फिर से खामोश हो गई। उसके दिल की इरिटेशन धीरे धीरे कम हुई। उसने फिर से वाइन की बोतल उठाई, पीने के लिए अपना सर पीछे किया, लेकिन कुछ नहीं पी सकी।
उसने बोतल ऊपर उठाकर देखी, फिर उसे उल्टा करके हिलाया। वो खाली थी। वो एक तरफ झुकी, उन बोतलों के ढेर पर लेट गई। ईथन, मैं गलत थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसने हेजिली बुदबुदाया। उसकी आवाज़ पहले ही टूट रही थी जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली गई। विवियन ने एक सपना देखा। उस सपने में जब मैं 16 साल का था और उससे कन्फेस किया था। हालांकि वो राजी नहीं हुई, लेकिन उसने पहले की तरह इतनी सख्ती से मना भी नहीं किया। बस मुझे कहा कि मैं अभी छोटा हूँ। नहीं पता था कि वो फैसला मेरे लिए क्या लाएगा। हमने 2 साल के लिए अलग होने का वादा किया। अगर 2 साल बाद भी मुझे वो पसंद करता तो हम 2 साल बाद फिर मिलते। अगर 2 साल बाद भी मुझे वो पसंद करता तो हम साथ होते। उन 2 सालों के दौरान हालांकि हम साथ नहीं रहते थे, फिर भी हम दो नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे। अब कोई एज गैप नहीं था, ना ही सिस्टर इन लॉ आइडेंटिटी की कोई पाबंदी थी। जब मुझे बुली किया जाता था, हालांकि वो खुद नहीं आ सकती थी, फिर भी वो मुसीबत संभालने और मेरी हिफाजत के लिए लोगों को भेजती थी। मेरे 18वें बर्थडे तक मैंने उससे फिर से कन्फेस किया, विवियन, मैंने सब सोच लिया है। अब मैं उन चीज़ों से नहीं डरता। मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या हम साथ हो सकते हैं? इस बार उसने मना नहीं किया। हमने मिलकर गॉसिप का सामना किया, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने फ्यूचर की तरफ चले। इतना खूबसूरत लेकिन बहुत दूर। उसे वेडिंग ड्रेस पहने हुए देखकर उसका चेहरा खुशी भरी मुस्कुराहट से भरा हुआ, खुशी से मेरी तरफ भागते हुए ताकि मैं उसे एम्ब्रेस कर सकूं, मैंने खुशी से पुकारा, विवियन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। सपना बहुत खूबसूरत था, इसलिए जब विवियन की आंख खुली तो उसके सामने सिर्फ एक स्टार्क वाइट रूम था और हॉस्पिटल के बेड के पास ध्यान रखने वाला शख्स मिस्टर लेन थे। उनकी आंखों में अब भी एक साफ डिसअपॉइंटमेंट थी। विवियन को जागते हुए देखकर मिस्टर लेन का सस्पेंडेड हार्ट आखिरकार सेटल हुआ। तुम इतनी दूर क्यों भागी और खुद को एक कमरे में बंद करके तब तक पीती रही जब तक तुम बेहोश नहीं हो गई? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें लगातार कॉल किया। हम इस वक्त कितने वरीड थे। उनकी आंखें फिर से लाल हो गईं। तुम मेरी अकेली बेटी हो। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने दरवाज़ा धक्का और चाहे मैंने कितना भी पुकारा, तुम नहीं जागी, मैं कितना टेरिफाइड था। क्या तुम्हें पता है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें सिवियर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई है। बस थोड़ी सी देर और तुम्हारी जान खतरे में हो सकती थी। मैं मौत की हद तक डर गया था। विवियन, भले ही तुम अपने बारे में ना सोचो, क्या तुम अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सोच सकती हो? विवियन बहुत देर तक खामोश रही। आखिर में उसने बस धीरे से कहा, सॉरी। विवियन, हमारे साथ घर चलो। अगर तुम कॉनर से शादी नहीं करना चाहती तो हम नहीं करेंगे। अब और हमारे खिलाफ बगावत करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल मत करो, ठीक है? विवियन के होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने बस कमजोरी से सर हिला दिया। रुकने का क्या मतलब है? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विवियन बेबसी से बेड पर लेटी रही, कुछ बड़बड़ाती हुई, लेकिन आखिर में उसने बस कमजोरी से सर हिला दिया। रुकने का क्या मतलब है? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विवियन खामोशी से बेड पर लेटी रही, आईवी ड्रिप को एक एक बूंद गिरते हुए देखती रही। बोतल में बस थोड़ा सा बचा था। मिस्टर लेन ने डॉक्टर से पूछा था। विवियन की हालत अब स्टेबल थी। आईवी खत्म होने के बाद वो ट्रांसफर की प्रोसेस कर सकते थे। इस बार एंकरेज छोड़ने के बाद शायद बहुत वक्त बाद भी वो वापस नहीं आएगी। विवियन को नहीं पता था कि मुझे ये खबर कब मिली। क्या मैं खुश होऊंगा कि विवियन अब मुझसे चिपकी नहीं रहेगी? मुझे सिर्फ विवियन के हेमरेजिंग की वजह से हॉस्पिटल में होने का पता चला। विवियन के न्यूयॉर्क सिटी वापस ट्रांसफर होने के बाद मुझे पता चला कि उस रात पार्टी खत्म होने के बाद विवियन अकेली होटल वापस गई थीं और तब तक पीती रहीं जब तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। जब मैंने ये खबर सुनी, मैं सुन रह गया। अपने फ़ोन पर असिस्टेंट चेन के भेजे हुए मैसेज को देखते हुए मैं बहुत देर तक खामोश रहा। आखिर में फिर भी पूछा, वो अब कैसी हैं? असिस्टेंट चेन ने बहुत जल्दी जवाब दिया, कुछ सीरियस नहीं है, उसे बस काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो प्लीज़ उन्हें अक्सर याद दिलाते रहना असिस्टेंट चेन कि वो रेस्ट पर ध्यान दें। दूसरी तरफ से डोंट वरी मिस्टर शाओ का मैसेज देखकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तब से मुझे विवियन की तरफ से कोई खबर नहीं मिली। 1 साल बाद फिर से फ्रेशमैन वेलकम का सीज़न था। उस शाम मैंने बस अपना फ़ोन नीचे रखा ही था और रेस्ट करने वाला था, तभी मैसेज की नोटिफिकेशन बजी। उसे खोलकर देखा तो वो यी जी की तरफ से था। इस महीने के आखिर में स्कूल एक वेलकम गाना रखेगा। हर क्लब एक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। ड्रामा क्लब को किसी की ज़रूरत है परफॉर्म करने के लिए। क्या तुम किसी प्ले में परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर करना चाहते हो?
मैंने पहले कभी फॉर्मली एक्टिंग नहीं की थी। पिछले प्रोडक्शंस में मैंने सिर्फ बैकस्टेज काम किया था, कभी कभार छोटे सपोर्टिंग रोल्स निभाते हुए। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं। यी के इनविटेशन पर मैं तुरंत राजी नहीं हुआ। मैं 1 साल से ड्रामा क्लब में था। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उन कुछ बार के बाद भी मेरा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस अभी भी बिल्कुल ज़ीरो था। थोड़ी ही देर में यी ने फिर से मैसेज किया। क्लब के ज़्यादातर मेंबर्स ने जब पहली बार ज्वाइन किया था तब उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। हर कोई ज़ीरो से शुरू करता है। सब ट्रायल और एरर के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। हम सब ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके अलावा प्ले के ऑडिशंस होंगे। तुम पहले ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो अगर ये सच में काम नहीं करता। इसे अगली बार के लिए तैयारी समझो। उसका आखिरी मैसेज देखकर मैंने आखिरकार फैसला कर लिया। फिर वोंग और मैं इसे ट्राई करने जाएंगे। अपनी उम्मीद के मुताबिक जवाब मिलने पर ये बहुत अच्छे मूड में थीं। उसने मुझसे थोड़ी और बातें की। फिर देर होते देखकर हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। मैंने धीरे से वोंग के बंक को थपथपाया। वोंग, क्या तुम सो गए हो? वोंग ने नींद भरी आंखें खोलीं। क्या हुआ? उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों इतनी आधी रात को मैं उसे जगा रहा हूं। मैं मुस्कुराया। आज रात सीनियर ने कहा कि महीने के आखिर में एक वेलकम गाला है। ड्रामा क्लब एक प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। क्या तुम ट्राई आउट करना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वोंग ने वक्त देखने के लिए अपना फोन ऑन किया। एक पल के लिए खामोश रहा। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? क्या तुम्हें सच में मुझे अभी जगाना था? सुबह के 1 बज रहे हैं। उसकी गुस्सैल नज़र देखकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर भी पूछा, तो तुम जा रहे हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या मैं अब सो सकता हूँ? वोंग की आवाज़ में थोड़ी बेबसी थी, लेकिन आखिर में वो राजी हो गया। मैंने आखिरकार वोंग की जान छोड़ी। अगले दिन क्लास के बाद हम दोनों रजिस्टर करने के लिए ड्रामा क्लब गए। जब हम पहुंचे, प्ले अभी अभी डिसाइड हुआ था। चॉइस स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स से एक बहुत क्लासिक एक्सर्प्ट था। शुरुआत में मैंने सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल चुनने का प्लान बनाया था, जिसमें थोड़ा ज्यादा स्टेज टाइम मिले। किसे पता था कि वोंग मुझे पीछे खींचेगा और सीधा मेल लीड के लिए मेरा नाम लिख देगा। फिर 7 ड्वार्फ्स की लिस्ट में अपना खुद का नाम लिखा, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस बार तुम प्रिंस का रोल करोगे, मैं एक ड्वार्फ का रोल करूंगा। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसकी आंखें चमक रही थी। फिर उसने मुझे अपर क्लासमैन जोंग चिन के पास खींचा। क्या जी भी रजिस्टर करेगी? जोंग चिन और वोंग ने एक दूसरे को देखा। रजिस्ट्रेशन शीट को देखते हुए मेल लीड के स्लॉट में मेरा नाम देखकर उसने तुरंत फीमेल लीड के लिए यी जवी का नाम लिख दिया। अब उसका भी सब अरेंज हो गया है। यी जवी और मैं वहां खड़े रह गए, एक दूसरे को देखते हुए, बिना ये जाने कि क्या कहें। हमारी नजरें हैरान थीं। यी ने मुझे देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि ये सच में अच्छा है। शुरुआत में जब उसने सजेस्ट किया था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, वो इसलिए था क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। अब मेल और फीमेल लीड्स का रोल करते हुए उसके पास एक और भी जायज वजह थी। अगर मैं ऑडिशंस पास कर लेता तो फीमेल लीड के तौर पर मेरे साथ परफॉर्म करते हुए जाहिर है हमें अक्सर साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती। पूरे 1 महीने तक यीजी ने हमेशा मेरे साथ प्रैक्टिस की। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझ जैसे न्यूकमर के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद ने मुझे बहुत से भटकाओं से बचा लिया। लगभग 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद मेरी एक्टिंग स्किल्स भी काफी इंप्रूव हुई। प्ले के लिए ऑफिशियल कास्ट लिस्ट कंफर्म हो गई थी। लिस्ट ज्यादा नहीं बदली, सिर्फ कुछ रोल्स जिनके लिए बहुत से लोगों ने कम्पीट किया था, आखिरकार सही लोगों को चुना गया और बाकियों को निकाल दिया गया। कि ये और मैं लीड्स का रोल करेंगे, इस पर कोई शक नहीं था। वोंग का रोल एक ड्वार्फ से बदलकर इविल क्वीन कर दिया गया। ये सजेशन मेरा था। आखिरकार हमने कहा था कि हम साथ में इंप्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ मैं ही इंप्रूव नहीं कर सकता। वोंग ने भी कोई एतराज नहीं किया। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन से 1 दिन पहले उसने मुझसे अपना नाम इविल क्वीन के रोल के लिए बदलवाया। उसने मेरे लिए एक रोल चुना, मैंने भी उसके लिए एक रोल चुना। बहुत बराबरी रही। ऑफिशियल कास्ट तय होने के बाद हमें जल्दी से कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज करने थे। ये पार्ट शुरुआत में जोंग चिन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस वक्त मैंने यी जवी को एक नोटबुक पकड़े हुए देखा, जो मुझसे पूछने आई, क्या ये पार्ट जोंग चिन की जिम्मेदारी नहीं है? ये जवी ये पार्ट क्यों ले रही है? ये जवी के चेहरे पर साफ शर्मिंदगी दिख रही थी। वो क्लब प्रेसिडेंट है और उसके पास संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाल ही में ये देखकर कि मैं हमेशा प्रैक्टिस में बिजी रहता हूँ और हर किसी के साथ कांटेक्ट में हूँ, तो उसने ये पार्ट मुझे सौंप दिया। मैंने धीरे से हम किया, उसके हाथों से नोटबुक लेते हुए, वोंग और अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हुए। असल में आमतौर पर प्लेस के लिए सिर्फ सही कॉस्ट्यूम्स रेंट करना ही काफी होता है। हर बार उन्हें कस्टम बनवाना जरूरी नहीं होता।
लेकिन लेन कॉरपोरेशन की तरफ से जनरस स्पॉन्सरशिप के लिए शुक्रिया। मेरे कॉलेज के पूरे 4 सालों के दौरान स्टैनफोर्ड का ड्रामा क्लब अपने बनने से लेकर मेरे ग्रेजुएट होने तक सबसे अमीर क्लब बन गया था। स्टैनफोर्ड के वो 4 साल उसके इतिहास के सबसे अमीर वक्त था। हर कोई देख सकता था कि लेन कॉरपोरेशन ये मेरे लिए कर रही थी, इसीलिए वो इतने जनरस थे। उन्होंने इतनी भारी स्पॉन्सरशिप क्यों दी? हालांकि मैंने कभी ये माना नहीं था, लेकिन कभी कभार जब हमारे रिश्ते के बारे में पूछा जाता तो मैं बस ईमानदारी से एक लाइन में जवाब देता, बस घर का एक बड़ा। वेलकम गाला से 2 हफ्ते पहले का वक्त था जब जोंग चिन ने मुझे बताया कि उसने मुझे क्लब का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने का प्लान बनाया है, तो मैं थोड़ा हैरान था। हालांकि मुझे पता था कि प्रेसिडेंट की पोजीशन संभालने वाला शख्स इस साल जरूर बदल जाएगा। आखिरकार अगले सेमेस्टर जोंग चिन एक सीनियर होगी, बहुत मुमकिन है कि वो स्कूल में नहीं रहेगी। अगर वो रुकने का फैसला भी करती तो उसे अपनी स्टडीज और आने वाले इंटर्नशिप पीरियड के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ता। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि चुना गया शख्स मैं क्यों था। क्या ये ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगी? मैं पजल्ड था, इसलिए मैंने सीधा पूछा। जोंगचिन हंसते हुए बोली, तुम दोनों सच में सिंक में हो। जब मैंने उससे बात की उसने तुम्हारा नाम नॉमिनेट किया, जब मैंने तुमसे बात की तुमने उसका जिक्र किया। बट इस मामले में मैं योई की थिंकिंग को सपोर्ट करती हूँ। तुम दोनों पहले ही जूनियर्स हो, सीनियर ईयर में तुम ग्रेजुएशन में बिजी हो जाओगे। इस साल टेक ओवर करना सिर्फ अगले साल हैंड ऑफ करने के लिए सच में टू रश्ड है। तुम दोनों बिल्कुल परफेक्टली सूटेड हो। बिसाइड्स, लेन कॉरपोरेशन सच में ये तुम्हारे लिए कर रहा है, इसलिए वो ड्रामा क्लब के सारे एक्सपेंसेस कवर कर रहे हैं। तुम्हारा वो पोजीशन लेना कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली जब मैंने सुना कि वजह लेन कॉरपोरेशन से जुड़ी है, मैं डिक्लाइन करने वाला था, लेकिन आखिर में मैं जोंगचिन से परसुएड हो गया। अगर मेरा लेन्स के साथ टाइज कट करने का कोई इरादा नहीं था, तो वो हेल्प एक्सेप्ट करना जो राइटफुली मेरी ही थी, उसमें गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं थी। अगर मैं विवियन को सिर्फ एक एल्डर की तरह भी मेंशन करता तो उसमें कुछ भी अनएक्सेप्टेबल नहीं था। इन दी एंड मैं इसे संभालने के लिए मान गया। बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आधे महीने में होने वाला वेलकम गाला ही था। ये पहली बार था जब मैं स्टेज पर मेन लीड के तौर पर परफॉर्म करने वाला था। ये कहना कि मैं नर्वस नहीं था झूठ होगा। यूई और मैं भी बहुत क्लोज होते गए। बहुत जल्दी गाला का दिन आ गया जब मैंने प्रिंस का फॉर्मल अटायर पहना और स्टेज पर कदम रखा। ऑडियंस की पिछली सीट्स की रो में विवियन वहां बैठी थी। उसकी आंखों में साफ बिविल्डरमेंट दिख रही थी। ये परफॉर्मेंस जोंगचिन ने ड्रामा क्लब की तरफ से लेन कॉरपोरेशन को भेजी थी। ये पहली बार नहीं था जब विवियन ने क्लब को परफॉर्म करते देखा था, या ज्यादा एक्यूरेटली हर बार जब मैं स्टेज पर होता था वो वहां होती थी, लेकिन हर बार वो सिर्फ बैक स्टेज खड़ी होकर खामोशी से देखती थी। इस तरह वो मुझे डिस्ट्रैक्ट किए बिना साफ देख सकती थी। ओनली इस बार मैं मेन लीड रोल प्ले कर रहा था। वो एक बार रियल ऑडियंस मेंबर बनना चाहती थी, सो उसने एक ऐसी सीट चुनी जहां कम ही लोग नोटिस करते। ख्यालों में खोए हुए प्ले उस पार्ट तक पहुंच गया जहां इविल क्वीन स्नो वाइट को ट्रिक से पॉइजन्ड एप्पल खिला देती है। उसे अनकॉन्शियस कर दिया जाता है और 7 ड्वार्फ्स को पता चलता है कि स्नो वाइट फेंट हो चुकी है। सब हार्ट ब्रोकन है। प्रिंस अपने व्हाइट हॉर्स पर इसी वक्त आता है। स्नो वाइट को 7 ड्वार्फ्स से घिरा हुआ देखकर प्रिंस विशिंग ज्वेल निकालता है और सक्सेसफुली स्नो वाइट को रिवाइव करके अपने साथ ले जाता है। इसी मोमेंट पर नरेटर की वॉइस गूंजती है, प्रिंसेस और प्रिंस एक ब्यूटीफुल किंगडम पहुंचते हैं। तब से लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर प्ले एंड्स। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। जब स्टेज कर्टन गिरने वाला था, 7 ड्वार्फ्स ने एक एक स्मॉल बुके लिया और प्रिंसेस को प्रेजेंट किया। जब तक प्रिंसेस ने सारे फ्लावर्स रिसीव किए, वो एक बहुत बड़ा बुके बन चुका था। ये जाओई की आंखों में शायद ही कभी नर्वसनेस की झलक दिखती थी। उसने वो बुके मेरे सामने किया। स्नो वाइट प्रिंस के साथ जाकर उसकी प्रिंसेस बनने के लिए राजी हो गई। सो शाओ ईखन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो? इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन ने पूरे ऑडिटोरियम में शोर मचा दिया और फिर चीयर्स बढ़ने लगे। से यस, से यस। स्टेज पर ड्वार्फ्स प्ले करने वाले सातों लोग ये जाओबी और मेरे साथ गोल चक्कर लगाने लगे। जब स्टेज कर्टन पूरी तरह गिर गया, मेरा आंसर अब भी उस माइक्रोफोन से गूंजा जो अभी तक हटाया नहीं गया था। मैं राजी हूँ। ऑडियंस सीटिंग में कई रोज दूर विवियन वहां रुकी रही और बंद होते हुए स्टेज कर्टन को देखती रही जिसने उन लोगों की फिगर्स को छुपा दिया था। उस फाइनल मोमेंट में उसे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बार उसकी डायरेक्शन में देखा था, जो इतना डिस्टेंट और अनरीचेबल था। द एंड।